कोई कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मैजिक यूज करने से बातें यहां तक पहुंच जाएंगी। हम एक रोड साइड मोटल देखते हैं जहां वो कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, या तो ये करता या जीआई को ज्वाइन करता। एक थिन फेस वाला मैन एक औरत से पूछता है कि कोई अपडेट है क्या, और वो कहती है कि उसका विंग अभी भी एक्टिव है, कोई भी मोटल में एंटर करेगा तो उसे पता चल जाएगा। तभी एक पर्पल पोर्टल खुलने की आवाज उसे बीच में ही रोक देती है। एक ब्राइट पर्पल एनर्जी फॉर्म होती है, फिर एक गन शॉट सुनाई देता है। गोली उसी औरत को लगती है जो बोल रही थी, और सब लोग डर और कंफ्यूजन में जम जाते हैं। एनर्जी अभी भी वहीं मौजूद रहती है। क्या हुआ ये समझने की कोशिश में वो आदमी उस गिरी हुई बॉडी को बाकी लोगों के साथ देखता है। वो चिल्लाता है कि आखिर हो क्या रहा है, और उसके पास खड़ा दूसरा आदमी भी डरा हुआ कहता है कि उसे भी नहीं पता। उसी वक्त एक रेबेलियस आदमी हथियारों के साथ सामने आता है, क्लेम करता है कि वो सबसे पावरफुल विजर्ड्स का दुश्मन है, और वार्निंग देता है कि वो स्केड्यूल से पहले आ गया है तो उन्हें शुरुआत से शुरू करना चाहिए। एक आदमी अपनी कलाई को टेबल से हैंडकफ किए बैठे है। उसे एक इनफॉर्मल कपड़े पहना एजेंट लाइक इंसान देख रहा है जो खुद भी हैंडकफ्ड है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा ये लोग उससे क्या चाहते हैं। कोई बताएगा यहाँ हो क्या रहा है, युवा लड़का पूछता है कंफ्यूज्ड होकर, जबकि दूसरा आदमी उसके सामने बैठता है। अपनी कलाई पर बने सिंबल के साथ वो खुद को आर्केन रेगुलेशन गिल्ड का एजेंट बताता है और कहता है कि ये आदमी शाही फिटनेस सेंटर पर हुए एक अटैक का सस्पेक्ट है। डिटेन्ड आदमी पूछता है क्या ये कोई मजाक है। उसे बताया जाता है कि कोई मजाक नहीं है, एक सन ऑफ द ड्रैगन बाहर घूम रहा है, और उस वक्त सीन पर सिर्फ वही एक कॉन्शियस आदमी मिला था। फिर वो यंग मैन को बताता है कि मैजिक रियल है, और चाहे उसे एहसास हो या नहीं वो एक वीडस है। ये सुनकर आदमी शॉक रह जाता है, और एजेंट सुझाव करता है कि वो शुरू की घटना पर वापस चलते हैं। कॉलम वेल्स कहता है कि वो अपनी माँ के फ्यूनरल पर था और किसी अजीब ऑरा वाले आदमी को उसने वहां देखा। वो ये भी बताता है कि उसने पहले भी ऐसे दूसरे वर्ल्ड जैसे प्रेजेंस वाले लोग देखे हैं, लेकिन वो सिर्फ उसे दिखते थे, बाकी सबके लिए इनविजिबल रहते थे। तभी अचानक उसे सिर में दर्द सा होता है और वो सोचता है क्या ये एक और हेडेक है। ब्लू एरा वाला आदमी दूर चलता है लोगों के बीच। कॉलम सोचता है कि उसने ऐसे कुछ केसेस और भी देखे हैं, लेकिन जब वो अपने नेबरहुड जिम में एंटर करता है उसे याद आता है कि ये सब इतना रेयर भी नहीं कि इमेजिनेशन मानकर इग्नोर कर दे। उसे महसूस होता है कि इस जिम का ओनर भी उन्हीं लोगों में से एक है। वो आदमी कैलम को हाथ हिलाकर हाय करता है और कहता है कि उसे देखे काफी टाइम हो गया। उसके साथ ही एक ड्रैगन जो रेड ऑरा में लिपटा हुआ है वही जेस्चर कॉपी करता है। आदमी के हाथ और ड्रैगन की हरकत लगभग एक जैसी दिखती है। कैलम कोशिश करता है कि वो ये सब इग्नोर करे जब दोनों हैंडशेक करते हैं। उसके लिए मिस्टर शाही एक अच्छे इंसान थे, क्लॉज होने के बावजूद, और कैलम ने काफी टाइम उनके जिम में स्पेंड किया था। ड्रैगन अपना पॉ उसके कंधे पर रखता है और उससे एक फेवर मांगता है। आंख मारते हुए वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसकी हेल्प कर दे क्योंकि वो जिम में न्यू है। कैलम मुस्कुराकर कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर शाही ह्यूमन नहीं थे, लेकिन काफी काइंड थे, और अपनी वाइफ की डेथ के बाद से कैलम को किसी गर्ल से मिलवाने की कोशिश कर रहे थे। फिर कॉलम लड़की के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। ऑनर ने कहा था तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, कॉलम कहता है थोड़ा ब्लश करते हुए, और सोचता है कि उसे यहाँ रहना सच में पसंद है। बेटी हल्की मुस्कान के साथ यस बोलती है, लेकिन अचानक स्टटर करने लगती है जिससे कैलम कंफ्यूज्ड हो जाता है। मरी जमीन पर गिर जाती है और कैलम उसकी तरफ भागता है और उसका नाम चिल्लाता है। तभी 3 आर्म्ड मैन जिम में घुसते हैं और कैलम सोचे कि क्या ये कोई रॉबरी है। स्मोक भर जाते ही मिट शाही उसे चिल्लाकर नीचे झुकने को कहते हैं। अपना हाथ सिर पर रखते हुए कैलम नीचे क्राउच होकर मरी को प्रोटेक्ट करता है जो बेहोश पड़ी है। वो तीनों मर्द शाही पर भारी गोलीबारी करते हैं। उनकी आंखें पूरी तरह रेड हो जाती हैं, रेज निकलती हैं और उनके मुंह से स्मोक उड़ता है। फिर वो ड्रैगन पूरी ताकत से दहाड़ता है। अंदर सांस भरकर वो अपने गले में फायर बॉल बनाता है। फिर वो मेन पर फायर अटैक फेंकता है। कैलम इतनी स्मोक में समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी उसके सिर में तेज दर्द चुभता है। जलती हुई जगह और ड्रैगन के बेटे की लड़ाई को देखते हुए वो खुद को संभाल कर जागे रहने की कोशिश करता है। फायर फैल जाती है और पूरे जिम को घेर लेती है। कैलम जमीन पर पड़ा अपने चेहरे पर हाथ रखता है और समझता है कि वो फेंट हो गया था। स्मोक के बीच मरी भी जमीन पर पड़ी होती है और कैलम उसकी हालत की ग्रेविटी समझ जाता है। वो उसे उठाकर अपने कंधों पर चढ़ाता है और बाहर ले जाने लगता है। जिम की इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक केबल टूटकर कैलम के ऊपर गिरता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। फिर भी किसी तरह वो चलने लायक बच जाता है। अब यंग मैन के चारों ओर पर्पल ऑरा चमक रही होती है और वो कहता है कि वो लड़की को छोड़ नहीं सकता। आग और स्मोक हर तरफ है और वो कहता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा। फिर वो चिल्लाता है और स्मोक उसे अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर देता है।
कैलम की ताकत खत्म होती है और वो घुटनों पर गिर जाता है, जबकि मरी अब भी उसके गले से लटकी होती है। पूरी ताकत जुटाकर कैलम खुद को उठाता है और कहता है कि उसे सरवाइव करना है। पर्पल एनर्जी और भी स्ट्रांग हो जाती है। वो चौंक जाता है जब देखता है कि वो जिम के बाहर सड़क पर है, जैसे किसी पोर्टल से टेलीपोर्ट हुआ हो। कंक्रीट पर रखे अपने हाथ को देखकर वो समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। तभी पीछे से कोई आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो आदमी उसे यहीं रुकने को कहता है और उंगलियां स्नैप करता है, और कैलम समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो पहले था। फिर ये सूटेड मैन जलते जिम पर कोई पावर डालता है। कैलम शॉक में ये सब देखता है। स्ट्रेंजर अपनी टाई ठीक करता है और ऐसे सांस छोड़ता है जैसे उसे कोई मेहनत ही नहीं लगी। फिर वो कॉलम की तरफ मुड़ता है जो धीरे धीरे उठ रहा होता है। तुम क्या हो? वो पूछता है। हमारा लड़का उसे इग्नोर कर देता है और उल्टा पूछता है, वहां आखिर पागलपन क्या हो रहा था? दूसरा आदमी सीरियस हो जाता है। कुछ नोटिस करके वो अपने कान पर हाथ रखता है और शाही जिम में आग की रिपोर्ट देता है। एक विटनेस और एक विक्टिम दोनों मिले हैं। कैलम बार बार समझना चाहता है। उसकी कलाई पर सिंबल अब साफ दिख रहा है। सूटेड मैन पूछता है कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। कंफ्यूज्ड कैलम पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि जब तक उसे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाता वो कुछ नहीं बोलेगा। इससे सूटेड मैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ब्लू ऑरा वाला आदमी तुरंत कैलम को हैंडकफ कर देता है, जिससे कैलम शॉक्ड रह जाता है। उसी समय उसे महसूस होता है कि उसका हेडेक मैजिकली गायब हो गया है। फिर सूटेड मैन उसे खींचने लगता है और कैलम चिल्लाता है कि वो क्या कर रहा है। जीआर में दो आदमी डिटेनी का होलोग्राम देखते हैं। एक दूसरे को वार्न करता है कि उसने जिस तरह मैजिक ब्लॉकर यूज किया है उससे उसकी नौकरी जा सकती है। ग्लासेस वाला आदमी हैरान है कि डिटेनी अभी भी कॉन्शियस है। स्ट्रेंजर कहता है कि उसे बेयरली नोटिस हुआ और लगता है कि ब्लॉकर उसका भला ही कर रहा है। साथ वाला पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि लड़का मंडेन नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि सिस्टम तो किसी भी मंडेन को बेहोश कर देता, लेकिन ये लड़का न सिर्फ जागता रहा बल्कि किसी तरह की मैजिक यूज करके दूसरे विक्टिम को बाहर भी ले आया। क्लासेस वाले सूटेड मैन को ये अजीब लगता है कि 30 साल का मैजिक यूजर अब तक अनरजिस्टर्ड है। दूसरा कहता है कि वो बस उसे पकड़ लाया, मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया। बाद में इंट्रोगेशन रूम में वही ग्लासेस वाला आदमी कहता है कि कैलम वेल्स अब सस्पेक्ट नहीं है और वो अगले सब्जेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं। वी नीड टू रजिस्टर हिम एंड टेस्ट हिम, ताकि पता चले उसका मैजिक किस टाइप का है और समझ सकें कि तुम कैसे हो। वो बोलता है। इंट्रिग्ड लड़का समझ नहीं पाता और पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। हर मेज आर्केन रेगुलेशन गिल्ड को सर्व करता है, वो बोलता है, और अलग अलग रंगों की ऑरा वाले मेजेस की इमेजेस दिखाता है। यूजुअली लोग कम उम्र में शुरू करते हैं, लेकिन कैलम ने बहुत लेट स्टार्ट किया है। बट मेरी तो आर्किटेक्ट की जॉब है, मेरे क्लाइंट्स हैं, लड़का एक्सप्लेन करता है। जब तुम अपनी सर्विस खत्म कर लोगे तुम्हारे पास बेहतर जॉब के लिए स्किल्स होंगी, वो कहता है। और कैलम को समझ आ जाता है कि उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है। प्रिजनर पूछता है क्या वो बस इस सब की चिंता न करे। डेजर्टर्स को गिल्ड हंट करती है। आदमी सीरियसली बोलता है और फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। वो पूरा करता है जैसे फ्लेम चारों तरफ फैल जाए। कैलम की आंखें फैल जाती हैं। वो विजिबली हॉन्टेड फील करता है ये सुनकर। हम क्रिमिनल्स को अभी प्रॉब्लम नहीं देने दे सकते। मैंडेटरी ट्रेनिंग और सिलेक्शन। कैलम कुछ लोगों के सामने खड़ा होकर सवाल करता है, ये कैसी ट्रेनी है जिसका मुझे पता भी नहीं था। वो सोचता है, गुस्सा उठता फील करता है और पसीना बहता है, जैसे उसका शरीर खुद उस वेट पर रिएक्ट कर रहा हो। और अब ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो मुझ पर कंट्रोल रखते हैं। वो सोचता है सामने खड़े ग्रुप को देखते हुए। गिल्ड चाहता है कि हर कोई उन्हें सर्व करे या मर जाए, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो क्लेंच्ड फिस्ट के साथ सोचता है, अपनी ब्रेसलेट को दिखाते हुए। सूट पहने आदमी चश्मे के पीछे से पूछता है, क्या वो टेस्ट के लिए रेडी है? कंफ्यूज्ड होकर कैलम भौहें चढ़ाकर पूछता है, ये एग्जैक्ट मतलब क्या है? ये प्रोटेक्टेड चेंबर तुम्हें माना से सैचुरेट करेगा। कैलम सुनता है और सीलिंग पर ग्लोइंग और अननोन राइटिंग्स देखता है। रिजल्ट बताएगा कि तुम्हारा मैजिक टाइप क्या है। जैसे ही सीलिंग से ब्लू मैजिक रिलीज होती है, कैलम पूछता है इसमें कितना टाइम लगेगा। जैसे ही ब्लू एनर्जी उसके पास आती है, बस कुछ सेकंड्स, आदमी बिना एक्सप्रेशन के कहता है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है उसे कुछ फील नहीं हो रहा। अगले ही मोमेंट उसे सिर में इतनी भयानक पेन लगती है कि वो तुरंत गिर पड़ता है। वो चिल्लाता है कि कुछ गलत है और टेस्ट रोक दो, जबकि सूटेड आदमी लोगों से घिरा हुआ कहता है कि वो ऑलमोस्ट रेडी है। दर्द में चिल्लाते हुए कैलम सोचता है कि वो मरने वाला है। सिर पकड़कर डेस्परेटली स्ट्रगल करता है। कुछ समय बाद जब वो आंखें खोलता है, सूटेड आदमी हाथ बांधे पूछ रहा होता है कि क्या वो वापस आ गया है, और कॉलम समझ जाता है कि हाँ। प्रोटैगनिस्ट उठकर पूछता है क्या ये नॉर्मल था, और आदमी कहता है उसे लगता है ये उसके ज्यादा उम्र में टेस्ट होने का असर है। फिर भी जब तुम बेहोश थे हमने तुम्हारी मेज मार्क लगा दी है, वो कहता है। दे टैटूड मी व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस। कैलम सोचता है
है अपनी कलाई पर बने सिंबल को देखकर। रिस्ट को देखते हुए उसे इरिटेशन फील होती है। वो समझ जाता है कि इन लोगों को फ्रीडम की जरा भी परवाह नहीं। दूसरा आदमी एक्सप्लेन करता है कि स्पेशल मेज होना रेयर है, उसे एक ट्यूटर चाहिए होगा और उसकी कॉस्ट उसकी सर्विस टाइम में ऐड होगी। व्हाट अ स्कैमर। कैलम सोचे बिना नहीं रह पाता, फ्यूरियस नजर डालते हुए। वो पूछता है क्या थोड़ी देर घर जाकर चीजें सेटल करने का कोई चांस है, इससे पहले कि उसे ले जाया जाए। जैसे ही वो हॉस्पिटल बेड से उठता है, एजेंट बोलता है कि वो उसे ले जाएगा इस हफ्ते, या जब तक वो इंटीग्रेट ना हो वही उसका ऑफिसर होगा। दूसरा आदमी फोन देखता रहता है, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड। नाइस टू मीट यू, प्रोटैगनिस्ट बोलता है, लेकिन एजेंट उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। इग्नोर्ड होने पर कैलम का चेहरा सख्त पड़ जाता है। कार में बैठे दूसरे लोकेशन जाते हुए कैलम पूछता है स्पेशल मेज को रिक्रूट क्यों किया जाता है। स्पेस का कोई रियल अटैक नहीं होता, इसलिए काम ट्रांसपोर्टेशन में होता है, बेसिकली लोडर बनना पड़ता है। फिर कैलम पूछता है एजेंट क्या करता है। सिम बोलता है कि वो पायरोमांसर है, इसलिए उसे फ्रंट लाइंस पर रखा जाता है, लेकिन थोड़ा आरोमी भी करता है। कैलम डाउटफुल नजर से देखता है क्योंकि उसे ये आदमी कोई स्पॉइल्ड ब्रैड जैसा लगता है। वो पूछता है गिल्ड किससे लड़ती है, और जवाब मिलता है कि कुछ लोग अर्थ पर रेबेलियस मेजेस को हंट करते हैं और बाकी लोग 6 पोर्टल वर्ल्ड्स की फ्रंट लाइंस पर। सिम फोन से खेलते हुए एक्सप्लेन करता है। कैलम पूछता है पोर्टल वर्ल्ड्स क्या है। वो बताता है कि ये अर्थ और मल्टीवर्स के बीच सेमी प्लेन्स हैं। ये सेमी प्लेन्स प्लैनेट को मने देते हैं और जीआरई इन्हें प्रोटेक्ट करता है। हर वर्ल्ड एक सुपरनैचुरल टाइप से जुड़ा है, वैम्पायर्स, शेप शिफ्टर्स, फेरीज, ड्रैगन लिनिएज और सी मॉन्स्टर्स। जब कैलम छठे वर्ल्ड के बारे में पूछता है, सिम बस कहता है एम्प्टी। प्रोटैगनिस्ट उसे चुपचाप घूरता है और एक सेकंड के लिए भी उस पर विश्वास नहीं करता। कुछ देर बाद कार एक जगह रुकती है। ऑफिस में सिम एक लैपटॉप रुकी को देता है और कहता है कि अपनी फर्स्ट जानकारी इस में देखना, कल वो उसे वापस ईस्ट हेडक्वार्टर्स ले जाएगा। एजेंट फिर कहता है कि इंश्योर करना कि वो रेडी हो, और डोर की तरफ चलता है। कैलम डिवाइस पकड़े खड़ा रहता है। वो पढ़ते हुए देखता है कि मैजिकल एनर्जी 2 कैटेगरीज में बंटी होती है। माना, वो कॉन्सेंट्रेट करके डिफरेंस समझने की कोशिश करता है। माना एम्बियंट मैजिकल एटमोस्फियर है जिससे मेजेस पावर ड्रॉ करते हैं। मेज की पर्सनल एनर्जी वीस कहलाती है, जो यूनिक एस्पेक्ट ले सकती है, जैसे स्पेशल टैलेंट जो उसके पास है। आई वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग, वो सोचता है, लेकिन यहाँ बस बेसिक्स हैं। मोस्ट मेज बच्चे ये किंडरगार्टन में सीख लेते हैं, मैं बहुत पीछे से शुरू कर रहा हूँ, वो सोचता है। चलो कुछ सिंपल से शुरू करते हैं। वो टेबल पर रखी मैकेनिकल पेंसिल को देखता है। कैलम अपना फोर आर्म स्टेडी करता है और हाथ पेंसिल की तरफ बढ़ाता है। मैजिकल एनर्जी चैनल करने की कोशिश करता है। फोकस। उसकी हाथ से ब्लू एनर्जी निकलकर पेंसिल को छूती है और वो तेजी से टेबल पर मूव करने लगती है। पुश, वो कहता है कॉन्सेंट्रेट रहते हुए, और पेंसिल जोर से उड़कर हवा में ब्लू ट्रेल बनाते हुए सीलिंग में जा धंसती है। इट वर्कड, वो सोचता है, थोड़ा गर्व फील करते हुए। ये बेसिकली ब्रूट फोर्स मैजिक है क्योंकि मैं एम्बेंट मैना यूज कर रहा हूँ, इनएडविस नहीं, लेकिन काम तो किया। वो ठुड्डी पर हाथ रखकर रिफ्लेक्ट करता है। जीआरई का पैक म्यूल बनना इतना बुरा नहीं होगा अगर इससे प्रैक्टिस करने का एक्सक्यूज मिल जाए, और मुझे समझना है कि मैं किस चीज में फंस रहा हूँ। वो अपने टैटूड रिस्ट को घूरते हुए सोचता है। गिल्ड ऑफ आर्केन रेगुलेशन, सबसे पावरफुल लोगों की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, अब उसकी रियल रियलिटी का हिस्सा थी। ऐसे ग्रुप्स के पास स्केलेटन्स छुपे होते ही हैं। लैपटॉप में सर्च करते हुए वो सोचता है, मैं उनकी मशीन का एक और गियर नहीं बनूंगा। कैलम समझ जाता है कि सिम ने रिक्रूटमेंट की एक इंपॉर्टेंट बात छुपाई थी। आधे से ज्यादा जीआर रिक्रूट्स कैजुअलिटीज झेलते हैं, ज्यादातर कॉम्बैट क्राइम या डेमिलान से कॉन्टैक्ट के कारण। वो सोचता है कि कैजुअलिटी रेट और उसके रीजंस लगभग छुपाए जाते हैं। ये ओपन सीक्रेट है कि सब पॉलिटिकल है। कैजुअलिटीज मोस्टली उन विजर्ड्स पर आती हैं जिनके पास कोई परिवार या गिल्ड बैकिंग नहीं, और जब जीआरई के आर्च मेजेस सैकड़ों साल जीते हैं तो क्लियरली कोई बड़ा गेम चल रहा है। नो वंडर, वो सोचता है, उन्होंने इतना पावर कंसोलिडेट कर लिया है कि उन्हें खुद उंगली भी नहीं उठानी पड़ती। सिस्टम उनके लिए सब कुछ कर देता है। ब्यूरोक्रेसी इंश्योर करती है कि सिस्टम वैसा ही रहे जैसा वो चाहते हैं। बट टू हेल विद दैट, वो लैपटॉप बंद करते हुए सोचता है, जीआर चाहे दुनिया को अपने कंट्रोल में रखे। रेडी टू सर्व, वो रिफ्लेक्ट करता है, जबकि सिम सोफे पर जोर से खर्राटे मार रहा है। लेकिन कैलम वेल्स अपनी फ्रीडम छोड़ने से बेहतर मरना पसंद करेगा। He concludes as he rises from the chair. वो खुद से पूछता है कि अगर उन्हें एक रिबेलियस विजर्ड चाहिए तो उन्हें एक मिल जाएगा। अगर मुझे गायब होना है तो बहुत संभल कर करना पड़ेगा। वो सेफ से ढेर सारा पैसा निकालता है। एक छोटी सी गलती भी पूरी गिल्ड को मेरे पीछे भेज देगी, वो सोचता है, और बैग की जिपर बंद कर देता है। फिर वो विंडो खोलता है, पैक कंधे पर टांगे। कैलम के स्नीकर्स जमीन पर पड़ते ही आवाज होती है। सिन उस आवाज से नींद से जाग जाता है। नए विजर्ड को समझ आता है कि उससे गलती
गलती हो गई है और उम्मीद करता है कि उसे नोटिस न किया गया हो। लेकिन एजेंट जोर से दरवाजा खोल देता है। कमरा ऑलरेडी खाली होता है, जिससे वो गुस्से में भर जाता है। मेरी निगरानी में भाग गया, वो गुस्से से कहता है, सिर पर हाथ रखकर, और उसके चारों तरफ हरी औरा बनने लगती है। चलो देखते हैं कितनी दूर भाग सकता है, वो कहता है। उसकी एनर्जी और भी तेज हो जाती है। आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर, रेबेलियस कैरेक्टर जल्दी जल्दी भीड़ के बीच चलता हुआ सोचता है। उसे एजेंट सेन पर कुछ मिनटों की बढ़त मिली थी, लेकिन उसे पता नहीं था वो कितना फास्ट हो सकता है। एज द एजेंट अप्रोच्ड, कैलम को वो वर्ड्स याद आते हैं, पायरोमैंसर और अरोमैंसर। सेन गुस्से से फिस्ट कसता है। ग्रीन एनर्जी फैलती है। वर्स्ट केस में ये सुपर जेट की तरह उड़ सकता है, कैलम कहता है। जब एजेंट हवा में लेविटेट होकर ऊपर उठता है, एनर्जी दोनों फिस्ट्स में कॉन्सेंट्रेट होती हुई और फिर हरे बिजली की तरह आसमान में शूट कर जाता है। डैम, ऐसे हुआ तो मैं उससे भाग ही नहीं पाऊंगा, कैलम घबराकर सोचता है। दैट इडियट, इसे बेटर कोई अच्छा एक्सक्यूज हो, नहीं तो इसने जीआर को एनिमी की तरह चैलेंज कर दिया है। एजेंट सोचते हुए हवा में तेजी से भागते विजर्ड के पीछे दौड़ता है। एक रिपेलियस विजर्ड होने के नाते अब वो गिल्ड के सबसे ताकतवर एजेंट्स के निशाने पर था। सिन सोचते हुए मानता है कि उससे भी ज्यादा पावर वाले एजेंट्स मौजूद हैं। भीड़ के ऊपर लेविटेट होते हुए वो सोचता है कि किसी को अलर्ट करते, खासकर एजेंट थेरिन को, इनकेस फ्यूजिटिव सच में भाग रहा हो। लेकिन वो तुरंत आइडिया झटक देता है, गुस्से में, ये याद करते हुए कि उसे अपनी रेप्यूटेशन बचानी है और किसी को अपनी मिस्टेक का पता नहीं लगने देना। यह सोचकर वो अकेला ही भीड़ की तरफ तेजी से बढ़ता है, सब कुछ खुद ही हैंडल करने का डिटर्मिनेशन रखते हुए। ग्रीन लाइटिंग की तरह सिन आसानी से कॉलम तक पहुंच जाता है। फिर कॉलम को उसके पास अचानक एजेंट की मौजूदगी फील होती है और वो जम जाता है। आई फाउंड यू। एजेंट खतरनाक नजरों से उसे देखता है। सरप्राइज्ड और फ्यूरियस कैलम एजेंट को घूरता है। उसे शॉक होता है कि वो इतनी जल्दी पकड़ लिया गया, लेकिन वो हार नहीं मानता और ऑपोजिट साइड दौड़ पड़ता है। कैलम, मुझसे भाग नहीं सकता, एजेंट कहता है। भागते हुए कैलम को उसकी कटती हुई आवाज सुनाई देती है, तू तो बस एक कमजोर है जो दरारों से निकल भागा। लोग ऊपर की हलचल देखकर कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें लगता है मौसम बदल रहा है। रेबल को एहसास होता है कि लोग उसे देख ही नहीं पा रहे। चेस के दौरान वो लोगों के बिल्कुल पास से निकलता है, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता। ब्लाइंड टू हिज मैजिक, वो समझता है। कैलम को लगा था भीड़ से सेन की मैजिक लिमिट होगी, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आता है कि उसे कोई और रास्ता निकालना होगा। वो दुकान की विंडो में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। फिर वो डिस्प्ले पर रखा एक कोड देखता है और एक प्लान बनाता है। ऊपर हवा में लेविटेट होते हुए और पावर फैलाते हुए सिन सोचता है कि वो इडियट गया कहां, और फिर उसे फुगिटिव दिख जाता है। गॉट हिम, वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है। सिन उसका कंधा पकड़ता है और पूछता है, हाउ कैन आई हेल्प। कैलम टेंस होकर एजेंट को देखता है। एजेंट की आंखें फैल जाती हैं। जमीन पर कॉलम का बैकपैक अकेला पड़ा होता है। गुस्से से दांत भींचते हुए सिन बैग खोलता है। अंदर सिर्फ कपड़े होते हैं। कैलम गायब हो चुका होता है, एजेंट को भीड़ में अकेला छोड़कर। कर्सेड रैट, वो चिल्लाता है, एनर्जी से भरी मुट्ठी कसते हुए। दूसरे बैग और डिस्प्ले कोट में डिस्गाइज होकर कैलम टैक्सी रोकता है। मास्क होकर ड्राइवर से कहता है उसे वेस्ली फार्म्स ले चले। फेस ढकने वाला कपड़ा थोड़ा नीचे करते हुए वो जोड़ता है कि पीछे वाले रास्तों से जाए। कमर्शियल प्लेन्स इजी टू ट्रैक होते हैं, इसलिए वो एक एग्रीकल्चरल पायलट से डील करता है। छोटे एयरक्राफ्ट में उसे पता था ये जर्नी तेज नहीं होगी, लेकिन सुबह तक वो बिल्कुल बीच नोवेयर में होगा। पायलट को बाय बोलते हुए उसे पता था नए कपड़े काम आए, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक उसे छुपा नहीं पाएंगे। मिरर के सामने डाई की बॉक्स लेकर उसे पता था उसे अपनी अपीयरेंस बदलनी पड़ेगी। वो अपने ब्राउन बाल काटना शुरू करता है। बाल सिंक में गिरते हैं। अपने मेकअप के बाद मिरर में खुद को देखते हुए वो सोचता है कि ब्लैक ही ठीक रहेगा। फिर पेपर वर्क आता है। विजर्ड्स को मंडेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और एक मैजिकल पॉन शॉप ये काम कर सकती है। वो दरवाजा खोलता है। अंदर एक हरा सा प्राणी, बड़े नीचे के दांत और नुकीले कानों वाला उसे देखता है। वो पूछता है कि कैसे मदद कर सकता है। कैलम बताता है कि उसे एक मंडेन आइडेंटिटी चाहिए। 2000, ऑक सीधा बोलता है, कैश और नोटबुक पढ़ाते हुए। डील हो जाती है। रेबेल अपने नए आईडी को देखता है, नया नाम चेस हॉल। दिस विल वर्क, वो मुस्कुराकर शेख जैसे औरत से कहता है। आई स्टेड ऑफ द GRE रडार फॉर 30 साल, और अगर मेरी फ्रीडम का यही प्राइस है तो फिर से कर लूंगा, वो अकेले चलते हुए सोचता है। दूसरी तरफ रूम में चैश मिश एजेंट पूछता है कि कैलम बैरियर ट्रिगर किए बिना
कैसे भाग गया। हैट पहने आदमी दरवाजे को देखता रहता है, मौन जा, जबकि सिन जस्टिफाई करता है कि उसने बस दरवाजे सील किए थे क्योंकि बस एक रात रुकना था और उसे इमेजिन नहीं था कि वो विंडो से कूद जाएगा। हैट वाला एजेंट कहता है उसे कोई मैजिकल रेसिड्यू नहीं मिला, ये तो एक सिंपल एस्केप लग रहा है, और इससे 20 स्पेक्टिकल्ड आदमी फ्यूरियस हो जाता है। सिर पकड़कर फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है कि आर्चमेज डुवाल ये एक्सक्यूज नहीं मानेगी, वो अगले दिन उसे ट्रेन करने वाली थी। हैट वाला आदमी कहता है कि अगर लड़के को ये पता होता तो वो खुद भी भाग जाता, ब्लेम नहीं करता। इरिटेटेड होकर चाशमिश एजेंट कहता है कि अच्छा है जॉन को इस मैटर में ह्यूमर दिखता है और उसे ही ये खबर डुवाल को देनी होगी। जॉन खुद की तरफ इशारा करके पैनिक में पूछता है मुझे। एक गुस्से से भरी आवाज मैंशन के बाहर गूंजती है डिसबिलीफ में। जॉन बताने की कोशिश करता है कि सब उसे ढूंढ रहे हैं और कि वैम्पायर्स और शेप शिफ्टर्स तक अलर्ट कर दिए गए, लेकिन आर्चमेज उसके गले को मैजिक से दबाकर उसे पकड़ते हुए घूरती है। वो हांफता हुआ बोलता है कि बिना हेल्प के स्पेशल मैजिक सीखना मुश्किल है, शायद कॉलम ने एक नॉर्मल मूनडेंस लाइफ चुन ली हो। आर्चमेज घृणा से रिपीट करती है कोई अपनी मैजिक छोड़ने का फैसला नहीं करता, वो मंडेन नहीं है, वो एक रेबल विजर्ड है। और वो जॉन को जमीन पर फेंक देती है। ऑफ कोर्स आर्चमेज वो जमीन पर पड़े पड़े कहता है, वादा करता है कि वो सर्च जारी रखेगा। दुवाल उसकी तरफ बढ़ती है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए और उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम उसे ढूंढ लो एजेंट जॉन, या फिर क्या मुझे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे? अगर कैलम वेल्स ने सच में रिबेलियन चुना है तो उसे पकड़कर एग्जीक्यूट करना जरूरी है। मिडवेस्ट के एक छोटे से घर के बाहर एक कार रुकी है, दो लोग दरवाजे पर खड़े हैं। एक सुनहरे बालों वाली औरत शेरिफ से पूछती है क्या वही आदमी था? दे आस्क इफ ही वाज देयर फॉर द प्रॉपर्टी एंड कार से उतरते ही सवाल करते हैं। कैलम पूछता है कि क्या वो लोग इस जगह के ओनर हैं? ये मेरी बेटी जेसिका की प्रॉपर्टी है, आदमी कहता है और उस लड़की की तरफ पॉइंट करता है जो मुस्कुराती है और हाथ हिलाती है, जबकि वो अपना नाम आर्थर लैंगली बताता है। चेस हॉल भगौड़ा अपना नया नाम बताते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। आर्थर लैंगली कुछ सेकंड उसे घूरता है, फिर हाथ मिलाते हैं। किचन में बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। कैरेक्टर कहता है कि ये जगह अच्छी और शांत है, शायद इसको ठीक करना उसे बिजी रख देगा। जेसिका कहती है कि वो उसे देखकर लगता है जैसे वो रिटायर्ड होने के लिए बहुत यंग है। कैलम हंसकर कहता है कि वो रिटायर्ड नहीं है, बस हेल्थ की वजह से थोड़ा ब्रेक ले रहा है। शेरिफ आर्थर लैंगली हाथ बांधकर खड़ा होता है, जबकि उसकी बेटी बोलती है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ आसपास खरीदार बहुत कम है। मेरे लिए तो अच्छा है, भगोड़ा कहता है। अगले दिन पैसों से भरा बैग घूरते हुए वो कैलकुलेट करता है कि घर की पेमेंट के बाद उसके पास करीब 2 साल के खर्चे बचे होंगे, लेकिन अभी मुझे उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अभी का गोल है मैजिक के बारे में जितना हो सके सीखना। रिबेल सोचता है अगर मैंने इस सब्जेक्ट में महारत नहीं सीखी तो बस टाइम की बात है जब जीआर मुझे पकड़ लेगी। वो सोचता है इमेजिन करते हुए कि साइन उसे पकड़ लेगा। सारी रीडिंग्स बताती हैं कि स्पेशल मैजेस बस पोर्टल और छोटे एन्चेंटमेंट्स तक लिमिटेड होते हैं। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर रिसर्च देखते हुए सोचता है। कैलम वेल्स हाथ जोड़कर चेहरे के सामने रखता है। उसे यकीन नहीं होता, पर लगता है कि स्पेस मैजिक बिना आर्च मेज के पास जाए सीखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वही इस लाइन की एकमात्र अथॉरिटी है। इससे दिखता है कि जीआर कितनी सख्त और मोनोलिथिक है। उसे याद आता है कि पहली बार उसने पोर्टल एक्सीडेंटली बनाया था, जब उसने मरी को आग से खींच कर निकाल लिया था, सिर्फ अपनी सबकॉन्शियसली बनाई डिजायर की वजह से। अब यंग मैन अपने हाथ में मैजिक कंसंट्रेट करता है, कोशिश करता है कि इस बार जानबूझकर पोर्टल बनाए। जमीन पर एक पोर्टल खुलता है, उसकी पर्पल एनर्जी से घिरा हुआ। कैलम वाइड आइज से समझता है कि ये काम कर गया। एंड हियर वी गो, कैरेक्टर कहता है। वो पोर्टल की तरफ एक कदम बढ़ाता है। आखिरकार वो उस पोर्टल के अंदर जाता है जो उसने खुद बनाया था। फिर वो फील्ड के एक और हिस्से में निकलता है जहां खड़े होकर कर्व फील करता है। रिबेल अपनी मुट्ठी को देखकर खुशी में सांस छोड़ता है। उसे मालूम है कि डिस्टेंस थोड़ी लिमिटेड थी, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ठीक था। हाथ ठुड्डी पर रखते हुए वो इमेजिन करता है कि और क्या क्या चीजें वो काम करा सकता है। मंडे है और कैलम वेल्स गर्म पानी की तेज भाप में खड़ा शॉवर ले रहा है। शैम्पू उठाता है तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी खाली है। तभी एक छोटा सा पोर्टल एक कंपार्टमेंट में खुलता है जहां बाकी बॉटल्स रखी हैं। वो हाथ पोर्टल में डालकर शैम्पू को खोजते हुए फील करता है। मुस्कुराते हुए गर्व से वो मैजिक की मदद से बोतल पकड़ लेता है। बुधवार को कॉलम एक स्फीयर बनाने की कोशिश करता है, कहते हुए कि ये किसी यंग मेज की सबसे बेसिक लर्निंग होती है। स्पेशल स्फीयर में ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं होती, पर झूठ बोलूंगा अगर कहूं कि ये कूल नहीं है। वो मुस्कुराता है। शुक्रवार आता है और रिबेल कहता है कि हर चीज बताती है कि टेलीकिनेसिस फोर्स मेजर्स का डोमेन है और वो उनमें से नहीं है। वो अपने हाथ में पर्पल स्फीयर पकड़े बोलता है। एक पत्थर में येलो एनर्जी टेलीकिनेसिस को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी स्पाइरल पर्पल ग्राविनेसिस को। कैरेक्टर समझाता है और फिर ऑब्जेक्ट को वेटलेस बनाकर
काउंटर करता है। फिर स्फीयर को खुली हथेली पर रखते हुए वो छोटे पत्थरों को लेविटेट कराता है। सोचता है कि ये अनयूजुअल तरीका है, पर फॉर्मल एजुकेशन न होने के कारण उसे उसी से काम चलाना पड़ेगा। वो कंक्लू करता है और स्टोन्स और एनर्जी दोनों को लॉन्च करता है। अटैक एक पेड़ पर जाकर लगता है। संडे मॉर्निंग प्रोटैगनिस्ट बाहर बैठा मेडिटेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि चारों तरफ की माना को फील करे। रिबेल कंसंट्रेट करता है और आंखें बंद रखते हुए सांस लेता है, एनर्जी फील करता है। मैं आंखें बंद करके भी चीजें देख सकता हूँ, उसे एहसास होता है। जब वो घर को विजुअलाइज करता है, पर्दों को देखता है, फिर नोटिस करता है कि अगर थोड़ी कोशिश करे तो चीजों के आर पार भी देख सकता है। रेंज अभी लिमिटेड है। ये सोचते हुए कैलम जेसिका को घर में चलते हुए देखता है। वो डर जाता है, आंखें फैल जाती हैं। मिस्टर हॉल, जेसिका पुकारती है उसे ढूंढते हुए। वो हाथ हिलाकर स्माइल करता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। वो बताती है कि बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं और कुछ उसके यार्ड में भी पहुंच सकते हैं, जबकि उन्हें मना किया गया था। प्रोटैगनिस्ट हंसकर कहता है कि कोई बात नहीं, और उसने अभी तक यार्ड के उगने वाले हिस्से साफ भी नहीं किए। इसकी चिंता मत करो, यहाँ के बच्चे आउटडोर में अच्छे रहते हैं, वो मुस्कुराते हुए कहता है। जेसिका कहती है कि वो पास में थी तो सोचा मिल ले। जाते जाते वो उसे हिदायत देती है कि कहीं गायब मत हो जाना। वो ऑकवर्ड हाथ हिलाकर गुड बाय कहता है। कैलम घबरा जाता है और सोचता है कि क्या उस औरत ने कुछ देखा। इधर उधर देखते हुए वो सोचता है कि उसने घंटों तक हर दिशा में मैजिक कास्ट किया था, जिससे पर्पल निशान रह गए थे। मुझे समझना पड़ेगा कि रेजिडुअल मैजिक को कैसे सप्रेस करूं, वो डरते हुए सोचता है। अगर किसी ने यार्ड में ये फील कर लिया तो उसकी डिस्गाइज खत्म हो जाएगी। एक बड़े रूम में लैब कोट पहनी महिला क्लिप बोर्ड दिखाते हुए बताती है कि स्टैंडर्ड एग्जाम ने कंफर्म किया है कि उसने कभी मैजिक टच नहीं किया, लेकिन कुछ एनोमलीज मिली है। रिपोर्ट पलटते हुए चश्मे वाला एजेंट उसे आगे बोलने को कहता है। वो बताती है कि उसने ये तब नोटिस किया जब उसने माना सप्लाई रिप्लेस की। ब्लॉकर सैकड़ों यूनिट्स ऑफ माना में डिसॉल्व हो गया, पर सब्स्टिट्यूट में सिर्फ 3 बचे। इसका मतलब ब्लॉकर ने 97 यूनिट्स अब्सॉर्ब कर लिए। आदमी पूछता है इसका मतलब क्या है, और वो बताती है कि ये एक नॉर्मल नोविस मेज से बहुत ज्यादा है। अगर उसने कभी मैजिक यूज नहीं किया तो उसकी विज पूल पूरी होनी चाहिए थी। आदमी कहता है कि उसे नहीं पता इसका क्या मतलब है, पर शायद ये इससे जुड़ा है कि एक 30 साल का विजर्ड कभी मैजिक नोटिस ही नहीं कर पाया। क्लिपबोर्ड देखते हुए सूटेड आदमी सोचता है कि असली में कैलम वेल्स है कौन। प्रोटैगनिस्ट आंखें बंद करता है, फोकस करता है। वो धीरे से सांस छोड़ता है, कंसंट्रेशन बनाए रखते हुए, और आसपास की चीजें ऑब्जर्व करता है। ऑलराइट, ये काफी होना चाहिए, विज निष्कर्ष निकालता है एनर्जी को देखते हुए। ये मैजिकल एनर्जी हर विजर्ड की यूनिक होती है। टेबल पर उसने एक सर्कल रखा होता है। वो उसे घुमाता है और उसमें पर्पल बिजली छोड़ता है। ऑब्जेक्ट तेज घूमने लगता है। परफेक्ट, विजार्ड खुश होकर कहता है। ऑनलाइन मिले वॉर्टेक्स पैटर्न के साथ वो बॉल बेरिंग्स यूज करके किसी भी मैजिकल रेसिड्यू के निशान मिटा सकता है। कैलम अपने हाथ में सर्कल को देखता है। उसे यकीन है कि कुछ हफ्तों में ही उसने काफी प्रोग्रेस कर ली है, और ये उसे जी के रेडार से दूर रहने में हेल्प देगा। उसे खुश होना चाहिए, लेकिन अंदर कहीं खालीपन है। रिबेल भौहें सिकोड़ता है, अपनी माँ की फ्यूनरल याद करता है। उसे एहसास होता है कि वो उसी दिन से भाग रहा है जब उसने उसे दफनाया था। प्रोटैगनिस्ट फील करता है कि वो इतने तेज भागता रहा कि कभी रुककर सोच ही नहीं पाया कि उसने क्या खोया। मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, वो उन कब्रों को याद करता है जिन पर फूल रखे थे। परिवार की फोटो याद करता है। उसे एहसास होता है कि उसका होम टाउन भी उसकी जिंदगी से एक और लॉस था। आई वंडर सेलिन को यहाँ अच्छा लगता या नहीं, वो छत की तरफ देखते हुए कहता है। कैलम सिर हिलाता है, जैसे वो खुद को इन थॉट्स से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो, और दोबारा फोकस करता है। जीआर मुझे पकड़कर अपने मजदूर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, वो अपनी मुट्ठी कसकर कहता है। डिटर्मिन्ड, वो बोलता है कि उसे मजबूरी में भागना पड़ा था और अब वो हारने वाला नहीं है। उसे समझ आ चुका है कि अगर उसे यहाँ की लाइफ में घुलना मिलना है तो इस सिटी को अच्छे से जानना पड़ेगा। हेलो, स्नैक बार वाली एक लड़की मुस्कुराते हुए कहती है। बोलती है कि उसने इस मैन को पहले कभी नहीं देखा। आई एम जस्ट गेटिंग टू नो द एरिया, लड़का समझाता है और पूछता है कि उसके पास कोई सजेशन है क्या। फ्रेंडली होकर लड़की सबसे अच्छे डिशेस रेकमेंड करने लगती है। कॉलम को पसीना आने लगता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा फील होता है। नर्वस होकर वो सोचता है ये क्या वियर्ड चीज है जो वो डिटेक्ट कर रहा है। वो सोचता है शायद कोई बेसमेंट है, और पाइप्स के बीच से झांकने की कोशिश करता है। फिर उसे समझ आता है कि ये जगह उसके सोचे से ज्यादा बड़ी है। उसे एक डॉग दिखता है, लेकिन वो डर जाता है क्योंकि वो डॉग एक मैन जितना बड़ा है। एक मर्दाना आवाज उसे बुलाती है, और जैसे ही वो पलटकर देखता है उसकी नजर सीधी उस मैन की जेब में रखे गन पर जाती है। शेरिफ अपनी टोपी उतारता है और बोलता है कि उसे यहाँ देखकर अजीब लग रहा है। न्यूकमर जवाब देता है कि वो जस्ट लोकल क्विजीन ट्राई कर रहा है। आर्थर लैंगली बोलता है कि उसकी नीस क्लारा सबसे अच्छे स्टेक्स बनाती है, और लड़की भी अग्री करती है। वो दूर चली जाती है और कैलम कहता है कि वो काफी
अच्छी लगती है। शेरिफ कहता है कि यहाँ के यंग लोग काफी वेल एडजस्टेड हैं और अभी तक किसी ने उसकी बाउंड्री क्रॉस नहीं की। हम यहाँ टेरिटरी का काफी रिस्पेक्ट करते हैं, बूढ़ा आदमी स्माइल करते हुए कहता है। टेरिटरी प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए। देखो, मैं तुम्हारा लंच टाइम ज्यादा खराब नहीं करना चाहता, बूढ़ा आदमी बोलता है, हाथ उसके कंधे पर रखते हुए। वो धीरे से फुसफुसाता है कि उसने कुछ स्ट्रेंज फेसेस देखे हैं और अगर वो कुछ वियर्ड नोटिस करे तो उसे बताना। स्ट्रेंज फेसेस? विजर्ड सोचता है। उसकी चेस्ट में हल्की नर्वसनेस टाइट होने लगती है। आई वॉज ऑल्सो अ स्ट्रेंज फेस बिफोर, कैलम बोलता है और पूछता है कि क्या शेरिफ ने उसकी बात लोगों से की है। शेरिफ मानता है कि हाँ, उसने बात की थी, लेकिन फिर समझ गया कि कैलम बिग सिटी वाला नहीं है, वैसे नहीं जैसे लोग वो बोल रहा था। शेरिफ की सीरियस बातें रेबल को अंदर तक लगती हैं। वो सोचता है शायद आर्थर जीआर के बारे में बात कर रहा है, जो काफी बुरा हो सकता है। योर ऑर्डर इज रेडी मिस्टर हॉल, क्लारा कहती है, पैक किया हुआ ऑर्डर हाथ में पकड़े हुए। लड़का सिर हिलाता है। बाहर आते ही कैलम सोचता है कि कहीं वो लोग उसके टैटू वाले सिंबल से उसे ट्रैक तो नहीं कर रहे। अपनी कलाई को खूरते हुए वो तय करता है कि उसे इसे हटाना पड़ेगा। लगता है मैजिक किसी छोटे से पॉइंट में बंद है जो मेरी स्पेशल टाइप को रिप्रेजेंट करता है, विजर्ड ऑब्जर्व करता है। वो सोचता है कि शायद इतना दर्द नहीं होगा, आखिर ये बस एक छोटी सी इंक की बूंद है। वो खुद को तैयार करता है। बैठकर वो अपनी रिस्ट की तरफ एनर्जी भेजना शुरू करता है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर जहां टैटू है। पॉइंट धीरे धीरे खिंचने लगता है, आंखें फैल जाती हैं, उसकी दर्द भरी आवाज निकलती है। वो एक्सट्रैक्शन जारी रखते हुए उसका फिस्ट कस जाता है और गायब हुआ पॉइंट रिस्ट पर एक वूंड छोड़ देता है। टैटू के सेंटर से एक छोटा काला सा स्फीयर बाहर आता है और हवा में तैरता है। विजर्ड भारी सांसें लेता है, पूरे शरीर में दर्द की लहरें फील करते हुए। आई हैव गॉट यू, वो बोलता है, स्फीयर को अपनी कांपती हुई हथेली पर देखते हुए। हालांकि टैटू का बाकी हिस्सा भी हटाना था, लेकिन वो सोचता है ये बाद में करेगा। रेबल स्फीयर को फायर प्लेस की आग में फेंकता है। उसके धीरे धीरे पिघलते हुए वो बोलता है कि जल जाओ। स्फीयर को फ्लेम्स में खत्म होते देखते हुए वो सोचता है कि क्या उसके बनाए हुए छोटे साइफन वेज स्टोर करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज भी कर सकते हैं। पोर्टल्स और छोटे टूल्स बनाना आसान है, पर कॉस्ट बढ़ जाती है। किसी इंसान से बड़े साइज की चीज बनाना मुझे पोर्टेबल बैटरी की तरह खाली कर देता है, विजर्ड झट से सोचता है। वो सोचता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में वो इससे रिचार्ज कर सकता है, जैसे एस्केप करना पड़े। तभी अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। उसकी सोच बीच में रुक जाती है। वो टेंशन में आकर डोर की तरफ देखता है, सोचता है क्या जवाब दे या नहीं। उसके पसीने छूटने लगते हैं। अगर ये जीआर हुआ तो? वो मैजिक से डोर के पार देखता है। आर्थर लैंगली खड़ा है, एक और ऑफिसर के साथ। वो चौंक कर सोचता है, क्या ये शरीफ है? बूढ़ा आदमी पेशेंट होकर खड़ा है और उसके साथ वाला यंग ऑफिसर कैप पहने ऑकवर्ड सा हाथ हिलाता है। कैलम हल्के से पूछता है कि इस वक्त उन्हें यहाँ क्या लाया। आर्थर माफी मांगता है अचानक आने के लिए, पर कहता है कि उसे कुछ सवाल पूछने हैं। कॉलम की आवाज में एप्रीहेंशन है, नजर टेंस। वो टोपी कसकर पकड़कर पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। शेरिफ पूछता है कि वो पिछली रात 3 बजे कहाँ था। पिछली रात 3 बजे विजर्ड अपने बेड पर था, शक में डूबा हुआ। उसे याद आता है लैंगली से टेरिटरी वाली बात। डॉग मैन की एनिमलिस्टिक इमेज उसे अभी भी डराती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि लैंगली लोग शेप शिफ्टर्स हैं। क्लारा भी उसके दिमाग में आती है। फिर जेसी शाह, शरीफ की डॉटर। वो सोचता है कि असल में शरीफ उस टाइम क्या कहना चाह रहा था। क्या वो मुझे डराना चाहता था? वो सोचता है, रिमेम्बरिंग उसकी बात स्ट्रेंजर्स के बारे में। लेकिन उसे याद आता है कि बूढ़ा आदमी जेन्युइनली चाहता था कि अगर वो कुछ वियर्ड देखे तो उसे बताए। इससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। किसी भी हालत में अभी उसके लिए कुछ दिन लो प्रोफाइल में रहना ठीक रहेगा। अचानक विंडो पर एक अजीब सी स्क्रैचिंग की आवाज आती है। वो चौंक कर उठता है, सोचता है ये क्या था। जल्दी से एक पर्पल एनर्जी फैलने लगती है। वो विंडो के बाहर तेज हरकत देखता है, बुशेस में। सोचता है शायद कोई एनिमल होगा, काफी दूर है, पहचान नहीं पा रहा। कैलम टेंस होकर बोलता है। फ्लैशलाइट लेकर वो बाहर जाता है, बुशेस में रोशनी डालता है। कुछ दिखता नहीं, बस हवा से पत्तों की आवाज। वो सोचता है शायद इमेजिनेशन है। एक ठंडी हवा चलती है और कैलम कांप उठता है। वो दौड़कर घर लौटता है और डोर स्लैम करता है, दिल तेज धड़कते हुए। वर्तमान में वापस शरीफ फिर पूछता है कि कैलम 3 बजे कहाँ था। फिर शरीफ बोलता है कि उसे अपसेट होने की जरूरत नहीं, उसका काम है ये सवाल पूछना। विजर्ड बोलता है कि वो सो रहा था और पूछता है क्या कोई इंसिडेंट हुआ। डेप्यूटी शख्स से पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्रूफ है, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम। अनॉयड होकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या उसे वकील लाना पड़ेगा। शरीफ शर्मिंदा होकर बोलता है कि कैलम सस्पेक्ट नहीं है, बस उसे लिस्ट से हटाना चाहता है। कैलम बताता है कि सिक्योरिटी सिस्टम है, बट सिर्फ डोर लॉक्स, कैमरास नहीं। वो सोचता है कि कैमरास होते भी तो वो मैजिक प्रैक्टिस दिख जाती। फिर डेप्यूटी आखिर बताता है कि नेबरहुड में मर्डर हुआ है। कॉलम शॉक में पूछता है ऐसा क्राइम यहाँ हुआ। शेरिफ का असिस्टेंट बताता है कि किसी ने मिस्टर
हार्डी के घर में घुसकर अटैक किया। वो पूछता है क्या कॉलम ने कुछ देखा? विजर्ड हकलाते हुए कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा, और फिर उसे याद आता है पिछली रात की वो आवाज। प्रोटैगनिस्ट शेप शिफ्टर्स और जीआर में इतना उलझा था कि फ्रस्ट्रेटेड। कैलम सोचता है कि इसी चक्कर में उसने ये कंसिडर ही नहीं किया कि बाहर कोई क्रिमिनल भी घूम रहा हो सकता है। मैन के पेल फेस को नोटिस करके शेरिफ पूछता है कि क्या उसे कोई इंपॉर्टेंट बात याद आई। आखिरकार विजर्ड इरिटेशन के बावजूद शेयर करता है कि उसे पिछली रात कुछ उठा गया था और उसे लगा कि शायद कोई बड़ा एनिमल था, बस यही उसे पता है। असिस्टेंट उस एनिमल के बारे में पूछता है, जबकि शेरिफ नोट्स लेता है और इन्फो देने के लिए उसका शुक्रिया करता है। बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी और कुछ भी नया मिला तो वो उसे बताएगा। घर से निकलते हुए डेप्यूटी दूसरे वाले से पूछता है कि क्या उसे कैलम की स्टोरी सच लगी। शेरिफ बोलता है कि लड़का डेफिनेटली सब नहीं बता रहा, लेकिन वो मर्डरर भी नहीं है। कार में सीट बेल्ट्स लगाते हुए शेरिफ बोलता है कि उन्हें पता है किसने क्राइम किया है, बस वो मानना नहीं चाहते थे। टेंस होकर आर्थर लैंगली कहता है कि अब से सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। शेरिफ चिल्लाता है कि उस मैन को उसके टाउन में क्राइम करने का कोई हक नहीं, ये उसका टेरिटरी नहीं है। वैम्पायर आयरॉनिक स्माइल के साथ बोलता है कि उसे पता नहीं आर्थर किस बारे में बात कर रहा है, और अगर उसके किसी पेट का ट्रैजिक एक्सीडेंट हो गया तो वो डेप्यूटीज की प्रॉब्लम है। इरिटेटेड होकर शेरिफ बोलता है कि विक्टिम को एक वैम्पायर ने ही खत्म किया है, वो लोग इसे किसी और पर थोपना चाह रहे थे। आर्थर बैठते हुए कहता है, जो भी कोशिश करो, स्मेल से वो पैरासाइट्स को दूर से पहचान लेता है। पेल मैन शोल्डर्स उचकाकर बोलता है कि उसे समझ नहीं आता ये उसकी प्रॉब्लम कैसे है, और वो किसी डेप्यूटी की इनकॉम्पिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, अनलेस आर्थर ये इम्प्लाई कर रहा हो कि ये मेरे वैम्पायर्स में से कोई है। अगर ऐसा है तो ये बहुत सीरियस एक्यूजेशन है। वैम्पायर आंखें सिकोड़ कर उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड ना होते हुए आर्थर बोलता है कि यहाँ कोई वैम्पायर नहीं था जब तक ये मैन आया नहीं, और उसे पता है कि उन्हीं में से कोई है और वो पकड़ कर ही मानेंगे। वैम्पायर उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं वो कैसे करेगा। डेप्यूटी गुस्से में दांत भींच लेता है पेल मैन के एटीट्यूड पर। वैम्पायर बोलता है कि अगर उसकी पैक उन्हें चैलेंज करना चाहती है तो वो रेडी है। शेरिफ इरिटेट होकर अचानक मूवमेंट्स करता है जैसे कि वो उसे कन्फ्रंट करने वाला हो। पेल मैन उसे सावधान रहने को कहता है। वैम्पायर आर्थर को गुस्से से घूरता है और आर्थर भी स्टेयर बैक करता है, फील करता है कि उसे इंटिमिडेट किया जा रहा है। फिर शेरिफ मुड़कर चिल्लाता है कि डेप्यूटी उसे पेल मैन को यहां से ले जाए, उसकी नजरों के सामने से। घर पर अपनी डॉटर के साथ आर्थर लैंगली बोलता है कि वैम्पायर्स ने टाउन के एक ह्यूमन को मार दिया है और वो रुकने वाले नहीं, क्योंकि उन्हें रोकने लायक ताकत उनके पास नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड होकर शेरिफ कहता है कि वो तो लीडर से ठीक से बात भी नहीं कर पाए, जो खुद एक इंफीरियर वैम्पायर है। डेप्यूटी गुस्से में फिस्ट्स भींचते हुए बोलता है कि काश वो इन क्रीचर्स को वापस वहीं भेज पाता जहां से ये आए हैं। वो कहता है अगर वो जवान होता तो अब तक कर चुका होता। फोन पर चेस्टर पूछता है कि शेरिफ की शिकायतें खत्म हुई? यस अल्फा चेस्टर। डेप्यूटी बुदबुदाता है। चेस्टर समझाता है कि बिना प्रूफ के जीआर हमेशा वैम्पायर्स का साइड लेगी और वो दो वुल्फ पैक्स भेज रहा है, लेकिन कन्फ्रंटेशन हुआ तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। चेस्टर कहता है उसे लगता है ये सिर्फ क्रिमिनल लोगों का कोई छोटा नेस्ट नहीं, इससे बहुत बड़ा केस है। शेरिफ पूछता है कि उन्होंने विनेट क्यों चुना, क्योंकि टाउन में तो कुछ है ही नहीं। फोन पर ग्रे हेयर्ड मैन बोलता है कि सिर्फ विन नहीं, 5 और सिटीज में यही प्रॉब्लम चल रही है, जिससे लैंगली शॉक हो जाते हैं। डेप्यूटी पूछता है कि फिर जी के रूल्स का मतलब क्या है, अगर वो लोग अपनी मर्जी से आते हैं और जो चाहे करते हैं। चेस्टर बोलता है कि वो आर्थर की फ्रस्ट्रेशन समझता है और अगर वो कल्प्रिट पकड़ लें तो वैम्पायर्स का काम तमाम हो जाएगा। चेस्टर लैंगली से कहता है कि नजर बनाए रखें और वो अग्री करते हैं। फिर चेस्टर बोलता है कि असली इशू ये नहीं कि वैम्पायर्स समवन को मारेंगे या नहीं, इशू ये है कि वो किसे चुनेंगे। आई शुड बी केयरफुल, प्रोटैगनिस्ट सोचता है। एक नॉइजी मार्केट में जहां लोग बातें कर रहे हैं। कॉलम दुखी होता है कि उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं और इमरजेंसीज के लिए बचत करनी पड़ेगी। इन सारे मर्डर्स और शेप शिफ्टर वाली सिचुएशन से विजर्ड बेचैन फील करता है। इधर उधर देखते हुए वो सोचता है शायद उसे यहीं से निकल जाना चाहिए। घर लौटते हुए उसे याद आता है कि उसने इस प्लेस पर कितना पैसा लगाया है और सब छोड़ना वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो होगा। विजर्ड ने सोचा था इंचांटेड आइटम्स बनाकर बेचकर कुछ इनकम जनरेट करेगा। घर के अंदर इंटरनेट ब्राउज करते हुए वो कंप्लेंट करता है कि मैजिक फोरम्स पर बहुत हैवी रिस्ट्रिक्शन है और उसके पास साइट पर कोई रजिस्टर्ड अकाउंट भी नहीं। इंचांटेड स्फीयर कुछ घंटों बाद पावर लूज कर देती है। कैलम नोटबुक पर हाथ मारता है क्योंकि वो अकाउंट क्रिएट भी नहीं कर सकता, उसे हिडन रहना है। प्रोटैगनिस्ट सिर पकड़कर बैठ जाता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर सोचता है कि शायद उसे अपने घर को शील्ड्स या कुछ प्रोटेक्शन स्पेल से रीइंफोर्स करना चाहिए। पर्पल लाइटनिंग वाली वॉल बनाने के लिए स्पेल कास्ट करता है। विजर्ड ने एक ग्रेविटी वॉल का आइडिया भी सोचा था जो बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर सके।
मैजिक करते हुए भी वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा कि वॉल 1 मिनट से ज्यादा कैसे टिके। रिसोर्सेज मिले तो शायद कर ले, लेकिन स्पेशल मैजिक की एडवांस्ड एप्लीकेशंस आर्चमेज डुवाल ने प्रोटेक्ट की हुई हैं। लाल बालों वाली एक लेडी। कैलम फील करता है कि बिना प्रॉपर मटेरियल्स के रिसर्च करना बहुत लिमिट हो रहा है। वो बोलता है कि ये ऐसा है जैसे जीरो से व्हील को फिर से इन्वेंट करना पड़े। टूल शॉप में एक आदमी मुस्कुराकर बोलता है कि लगता है उसने प्रोटेक्शन के लिए कुछ खरीदा है। कैलम ऑकवर्ड लाफ के साथ कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है बेटर सेफ देन सॉरी। विजर्ड जानता है कि सिर्फ रीसेंट मर्डर्स ही इशू नहीं है। उसे लगता है जीआर कहीं भी उसकी हर मूव वॉच कर सकती है। एक वेपन उठाते हुए वो सोचता है कि प्रोजेक्टाइल सुपर नेचुरल क्रीचर्स पर काम करेंगे भी या नहीं। शूटिंग रेंज पर जहां लोग एमिंग टेस्ट कर रहे हैं, वो सोचता है क्या वो खुद भी एक शॉट ले सकता है। वो उम्मीद करता है कि उसके एडवर्सरीज भी प्रोजेक्टाइल्स से अफेक्ट होंगे। कैलम अपना वेपन टेस्ट करता है। दो लड़कियां हैमर्स लेने की बात कर रही हैं। प्रोटैगनिस्ट दूर से सुन लेता है। वो लैंगलीज को पहचान लेता है। उसे नहीं पता था कि वो लोग हाउस रेनोवेशन टाइप हैं। कैलम उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या वो दोनों कुक और मेंटेनेंस गर्ल हैं। लड़कियां चौंक जाती हैं क्योंकि उन्हें उसकी उम्मीद नहीं थी। मत डराओ ऐसे मिस्टर हॉल, छोटी वाली कहती है। प्रोटैगनिस्ट माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो दोनों भी उस मर्डर से नर्वस हैं। जेसिका फिर जोन के बारे में दुख जताती है। बोलती है कि वो लैंगलीज के साथ उसी चर्च में जाती थी। कैलम फिर पूछता है जोन कौन? वो तो जेम्स हार्डी की बात कर रहा था। लड़की उसके कान में फुसफुसा कर बताती है कि पिछली रात दूसरा मर्डर हुआ है जोन नाम की, और पूछती है क्या उसे पता नहीं था। शौक में वो बोलता है कि वो सुबह भर बिजी था। वो सोचता है क्या ये कोई सीरियल किलर है। लैंगलीज बोलते हैं कि वो कुछ दिन के लिए कॉफी शॉप बंद करने की सोच रहे हैं जब तक ये सब शांत नहीं हो जाता। कॉलम स्थिति पर दुख जताता है और पूछता है कि अगर उसे कुछ हेल्प करनी है तो बताएं। वो उसे धन्यवाद देते हैं। वो मुस्कुराकर कहता है कि वो उसे चेस कह सकते हैं। शॉप से बाहर निकलते हुए विजर्ड अपने खरीदे हुए वेपन को बैग में लेकर तेज कदमों से चलता है। नर्वस फील करता है और सोचता है ये सिचुएशन कितनी खराब हो गई है। वो वेपन बाहर निकालता है। मर्डर एक चीज है, लेकिन कोई सीरियल किलर जो शेप शिफ्टर्स से भी बच जाए, ये तो बहुत ही बिजार है। द लैंगलीज अपने छोटे से टाउन को पसंद करते हैं और शायद नहीं चाहते कि जी हाँ अपनी नाक घुसाए, पर इतने लोग मर रहे हैं तो शायद उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। कॉलम अपने बोर्ड को देखता है जो सारी जानकारी से भरा है और सोचता है कि उसे तैयारी करनी पड़ेगी। दोनों मर्डर्स उसके घर के पास ही हुए हैं और जैसे चीजें चल रही हैं वैसे लगता है कि उसी रात एक और क्राइम हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फील करता है कि इससे दो खास खतरे सामने आते हैं। पहला खतरा वो सुपर नेचुरल सीरियल किलर है जो अभी भी बाहर घूम रहा है, और दूसरा खतरा है जीआरई के एजेंट्स जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे जाएंगे। उसे ये सोचकर नर्वसनेस होती है कि इन दोनों में से कोई भी खतरा कभी भी उसके दरवाजे पर आ सकता है। विजर्ड अपनी स्पेशल सेंस को लिमिट तक यूज कर रहा है क्योंकि वो अलाउ नहीं कर सकता कि उसे किसी भी चीज से अचानक अटैक हो। कुछ सामान बैग में रखते हुए लड़का सोचता है कि उसे अपनी सारी चीजें स्टोर करनी होंगी। उसे ये भी याद आता है कि उसे सर्कल्स के बेरिंग्स को इंचांट करना है और अपने वेपन्स को पहले से ही लोडेड रखना है। अगर उसे जीआरई की मौजूदगी का जरा सा भी साइन मिला तो उसे तुरंत गायब होना पड़ेगा। कॉलम अपने बैग्स को देखता है और सोचता है कि घर खोना उसकी फाइनेंसेस के लिए बुरा होगा। फिर वो अपना वेपन पकड़ता है और सोचता है कि जीआर के रेडार से दूर रहने के लिए ये छोटी सी कीमत है। उसकी स्पेशल सेंस की रेंज बढ़ रही है और अगर वो कोशिश करे तो उसे शहर के थोड़े दूर वाले हिस्से भी दिख जाते हैं। वो नोटिस करता है कि जेसिका खिड़की के पास खड़ी है और कॉफी शॉप पर नजर रख रही है। इस बीच क्लारा एक हुडेड जैकेट पहनकर शॉप की तरफ जा रही है। शेरिफ डिपार्टमेंट में कुर्सी पर बैठा है। विजर्ड एक थकी हुई सांस छोड़ता है। उसे पता है कि आज रात बहुत लंबी होने वाली है। नींद से हार कर उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। सुबह होते ही एक कार घर के सामने तेजी से आकर रुकती है। कॉलम झटके से उठता है, वरीड और इरिटेटेड कि वो सो गया था। फिर उसे एहसास होता है कि जेसिका भागते हुए अंदर आ रही है और मिस्टर हॉल के बारे में पूछ रही है। प्रोटैगनिस्ट को अजीब लगता है कि वो इस हालत में यहाँ क्यों आई और उसे लगता है कि जरूर कुछ हुआ है। ये सोचकर कि ये सब उसकी गलती है, वो पूछता है क्या हुआ है और रिफ्लेक्ट करता है कि उसे माना का इस्तेमाल करते वक्त जरा और केयरफुल होना चाहिए था। लड़की उसकी शर्ट पकड़ लेती है। वो बहुत डरी हुई लगती है और चिल्लाकर कहती है कि उसे सच में उसकी हेल्प चाहिए। उसके हाथ कांप रहे हैं। कैलम पूछता है क्या हो रहा है। जेसिका बताती है कि ये क्लारा के बारे में है।
दूसरी लड़की को उठा ले गए हैं और वो बहुत डरी हुई है और कई डेंजरस दिखने वाले आदमी उसके चारों तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। कैलम पूछता है कि लड़की को कौन ले गया। ब्लॉन्ड बताती है कि वो वैम्पायर्स थे जो रात में उस हुड पहने औरत को खाली सड़क के बीच में ग्लोइंग रेड आईज से घूर रहे थे। वो उसे शेरिफ की छोटी पप कहते हैं। फिर उसका ब्लॉन्ड बाल हवा में उड़ता है जब वो अपने चेहरे को जोरदार हवा से बचाती है। रेड ऑरा वाला एक बीइंग सस्पिशियसली उसके पास आता है और एक इनोसेंट न लगने वाली वेव करता है। वो क्लारा को अपने साथ कहीं चलने को कहता है। क्लारा की आंखें लाल चमकने लगती हैं और उसी रंग का स्मोक उसके चेहरे के आसपास फैलता है। वापस प्रेजेंट में जेसिका बताती है कि वैम्पायर्स लड़की को अपने नेस्ट तक ले गए। फिर वो घबरा कर चिल्लाती है कि विजर्ड ने प्रॉमिस किया था कि वो हेल्प करेगा। कैलम उस वक्त कुछ बोल ही नहीं पाता और सोचता है कि वो आखिर करेगा क्या। कैलम सोचता है कि क्या उसे सुपरनैचुरल के बारे में सब मान लेना चाहिए, बुक्स में लिखे सिंबल्स और चीजें याद करके। जेसिका ने उसे उसकी वेस्ट के साथ पकड़ा था। इससे पहले कि वो उसे हाइड करना सीख पाता तो उसे नहीं पता कि वो उसे ये यकीन दिला भी पाएगा कि वो विजर्ड नहीं है। लड़का उसे काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि पहले हाउस के अंदर चलते हैं। उसका हाथ लड़की के कंधे पर है और वो सोचता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो भाग नहीं सकता और क्लारा को वैम्पायर्स के हाथों अकेला नहीं छोड़ सकता। विजर्ड रियलाइज करता है कि जेसिका ने कहा कि वैम्पायर्स लड़की को ले गए, मारा नहीं। लड़की कंफर्म करती है कि ऐसा ही हुआ और वो सच में बहुत वरीड है। कॉलम जानता है कि वो इतने सारे सुपरनैचुरल बीइंग्स को सीधी फाइट में नहीं हरा सकेगा, खासकर अपनी करंट लेवल पर। फिर ब्लॉन्ड उसे फिर पकड़कर उसे हेल्प करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस हो जाता है और अपना नाम लेकर बात शुरू करता है। वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे कंफर्ट देता है और प्रॉमिस करता है कि वो हर पॉसिबल कोशिश करेगा हेल्प करने की। वो अपना वेपन उठाता है और कहता है कि उसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर वो गहरा निगलता है, उम्मीद करते हुए कि वो कोई गलती नहीं कर रहा। एक कार मोटेल के पास से गुजरती है। कैलम स्टीयरिंग पर है और फिर से उसे एनवायरनमेंट में एक अजीब सा सुपरनैचुरल सा फीलिंग आता है। मोटेल को देखते हुए उसे पता है कि ये कुछ सुपरनैचुरल ही है और वो एक औरत को बाहर सिगरेट पीते हुए देखता है। उसे ये इंटरेस्टिंग लगता है। कार मोटेल के पार्किंग लॉट में पहुंचती है। जेसिका विजर्ड को बताती है कि उसका फैमिली उसकी मदद कर सकता है। वो आस पास देखता है और थोड़ा वरीड लगता है। फिर जो चीज वो देखता है उससे वो शॉक्ड हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि वहां मौजूद हर कोई एक शेप शिफ्टर है और उसे अलग अलग क्रीचर्स दिखाई देते हैं। तभी शेरिफ उस ब्लॉन्ड को कंधों से पकड़कर बेहद घबरा कर पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहता है कि उन्हें जीआर को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और कैलम रियलाइज करता है कि शार्प पॉइंटी टीथ क्रीचर वही शेरिफ है। विजर्ड को शौक लगता है कि वो आदमी उसे जीआर का हिस्सा समझ रहा है। यंग मैन उससे कहता है कि उसे प्रिटेंड करना चाहिए कि वो उसे जानता भी नहीं और कि वो कभी इस जगह आया ही नहीं। ग्रे बियर्डेड आदमी उसे शक भरी नजर से देखता है। फिर उसकी आंखें चमकती हैं और उसका मुंह बहुत तेज आवाज करता है, हवा में पावरफुल वेव्स फैलाते हुए। वो वहां मौजूद सबको पूछता है कि उन्होंने उसकी बात सुनी या नहीं। अब कॉलम एक बेंच पर बैठा है और किसी को पूछते हुए सुनता है कि वो क्या कर सकता है। एक कैनाइन लुकिंग क्रीचर कहता है कि वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेगा, पर उसे अंदाजा चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। शेरिफ एक्सप्लेन करता है कि वैम्पायर्स ने सड़क के आगे वाले मोटेल पर कब्जा कर लिया है और वो उनका टेरिटरी भी लेना चाहेंगे। उसे वो शांत मोटेल याद आता है जो रोड पर है। यंग मैन कहता है कि वहां एक विजर्ड भी है क्योंकि वो पूरे हफ्ते एक प्रेजेंस फील कर रहा है और उसे लगता है कि वो वही सिगरेट वाली गर्ल है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि अब तक उस नेस्ट के वैम्पायर्स 2 लोगों की जान ले चुके हैं। कैलम पूछता है कि जब उन्हें मर्डरर्स के बारे में पहले से पता था तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बियर्डेड मैन एक्सप्लेन करता है कि विन गैंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनसे लड़ सके और ट्रीटी के हिसाब से कोई सुपरनैचुरल ग्रुप बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के इंटरफियर नहीं कर सकता। उसके हिसाब से शेप शिफ्टर ग्रुप्स बहुत वल्नरेबल हैं क्योंकि किसी भी छोटी चीज का ब्लेम उन पर डाल दिया जाता है और उसे ये अब्सर्ड लगता है कि पीस बनाए रखने की जिम्मेदारी गिल्ड की है, फिर भी वो कुछ नहीं करती। प्रोटैगनिस्ट ट्रीटी के बारे में सुनकर हैरान होता है। वैम्पायर्स लोग मार रहे हैं लेकिन बेकार के कार रूल्स की वजह से कुछ नहीं किया जा सकता। यंग मैन बिलो देखता है और सोच में पड़ जाता है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि क्लारा मोटेल में वैम्पायर्स के साथ है और वो अपनी स्पेशल सेंस यूज करता है, ये जानते हुए कि उसकी माना उससे कांटेक्ट तक पहुंच सकती है। आखिरकार वो लड़की की प्रेजेंस ढूंढ लेता है। वैम्पायर्स की हिम्मत देखो, वो कह रहे हैं कि क्लारा अपनी मर्जी से वहां है, पर शेरिफ चिल्लाता है कि ये एक बकवास झूठ है। कैलम पूछता है कि जब वो लड़की को वापस ले आएंगे
तो आगे क्या होगा। ओल्ड मैन कहता है कि जब उनके पास लड़की हो जाएगी तो वो अल्फा चेस्टर को बुला सकते हैं ताकि बाकी वुल्फ पैक भेजा जा सके। रीइंफोर्समेंट्स आने के बाद वो लोग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ब्लड सकर्स को चैलेंज कर सके और उन बास्टर्ड्स को विनिट से बाहर फेंक सके। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि एक वैम्पायर को परमानेंटली खत्म कैसे किया जाता है। माइट मिनरल से बनी वेपन्स उनकी रिजेनरेशन एबिलिटी को काट देते हैं, लेकिन शेरिफ बताता है कि अभी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिल या दिमाग में एक अच्छा पुराना स्टैब भी काम कर सकता है। यंग मैन पूछता है कि क्या फायर आर्म्स भी काम कर लेंगी। ये पैरासाइट्स बहुत फास्ट बास्टर्ड्स हैं, सही जगह पर परफेक्ट शॉट मारना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कैलम सोचता है कि ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। ओल्ड मैन को थोड़ा सरप्राइज होता है जब मेज बोलता है कि वो इसे फिगर आउट कर लेगा। जेसिका पूछती है कि क्या वो सच में कुछ कर भी सकता है। वेपन को पकड़ते हुए डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन में प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो क्लारा को घर वापस लाएगा, लेकिन उसके लिए उसे कुछ चीजें चाहिए होंगी। कुछ देर बाद कॉलम पूछता है कि क्या ये जगह एक सेल है, और शर्फी समझाता है कि ये वहां की अकेली साउंड प्रूफ रूम है और कहता है कि पिलोज रेडी है। बियर्डेड मैन कहता है कि उसे नहीं पता ये लड़का क्या करने वाला है, लेकिन टाइम बहुत जरूरी है और वो ज्यादा देर नहीं ले सकता। स्पेशल मेज उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो अपनी सारी तैयारी सिर्फ 10 मिनट में कर लेगा, लेकिन वुल्फमैन कमरे से निकलते हुए कहता है कि वो सिर्फ 5 मिनट ही देगा। प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर 1 सेकंड देखता है और फिर नर्वस हो जाता है कि वो खुद को किस मुसीबत में ले आया है। अगर वो फेल हुआ तो सिर्फ गार ही उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, बल्कि वैम्पायर भी नाराज होंगे और शेप शिफ्टर्स भी निराश होंगे। कैलम को नहीं पता कि वो मेज कितना केपेबल है, लेकिन मेज ने क्लारा को देखा था जंजीरों में बंधी और पूरी तरह अकेली, तो वो चुप खड़े होकर कुछ नहीं कर सकता। अब वही मोटेल फिर से दिखता है, अभी भी दिन में। एक वैम्पायर कहता है कि शेप शिफ्टर्स बहुत चुप हैं और उसे लगा था कि अब तक वो कुछ कर चुके होंगे। मॉस्किटो मेज से पूछता है कि कोई न्यूज है क्या, तो वो जवाब देती है कि उसकी विंग अभी भी एक्टिव है। औरत सिगरेट पीते हुए कहती है कि अगर कोई मोटेल में घुसेगा तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन तभी वहीं एक पोर्टल खुलना शुरू हो जाता है। अचानक उसके सिर पर कुछ जोर से लगता है, जिससे बहुत डैमेज होता है। वैम्पायर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बकवास हो रहा है। उन्हें लगता है ये शेप शिफ्टर्स होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। उधर कैलम अपनी पर्पल ऑरा में ढका हुआ वेपन पकड़े हुए सोचता है कि एक डाउन हो गया। कुछ समय पहले प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था कि पोर्टल्स, टेलीपोर्टेशन और माना सेंस को जरूर किसी ऐसे तरीके से यूज किया जा सकता है जिसे जीआर अभी तक नहीं जानती। वो कहते हैं स्पेशल मैजिक ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। यंग मैन को किसी न किसी तरह खुद को डिफेंड करना आना ही चाहिए। मेज पोर्टल्स को दूसरे वेपन्स के साथ यूज करने के तरीकों पर सोच रहा था। एक एग्जाम्पल था उसके सामने चाकू फेंक कर उसे कई मीटर दूर ड्रॉप कराना। कैलम एक पेंसिल पकड़ता है और इमेजिन करता है कि इससे भी बेहतर ऑप्शन होगा। वो ऑप्शन था फायर आर्म। प्रेजेंट में वापस प्रोटैगनिस्ट अपना वीपन पोर्टल के पास रखता है और डिसाइड करता है कि उसके अगले टारगेट वैम्पायर होंगे। एक ब्लड सुकर दूसरों को इन्वेजन के बारे में वार्न करने लगता है, लेकिन तभी उसे भी साफ साफ हिट कर दिया जाता है, जिससे उसका फ्रेंड डर जाता है। वो हेल्प बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही स्ट्राइक हो जाता है। कैलम नोटिस करता है कि उसके पास बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। इससे पहले कि बाकी वैम्पायर्स आ जाएं, तो उसे क्लारा को वहां से टेलीपोर्ट करना होगा। दूरी से ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन उसकी स्पेशल अवेयरनेस इसे पॉसिबल बनाती है। वो केयरफुल रहता है, लेकिन रियलाइज करता है कि एनर्जी फिक्स करना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लड़की को साफ विजिबिलिटी नहीं है और सब थोड़ा स्लिपरी फील हो रहा है। फिर आखिरकार वो लड़की के बिल्कुल पीछे एक पोर्टल खोल देता है और अब क्लारा विजर्ड की पर्पल एनर्जी में ढकी हुई है। उसी पल क्लारा पोर्टल से गुजरकर साउंड प्रूफ रूम में पहुंच जाती है। यंग मैन तुरंत बाहर भागता है। कैलम को राहत फील होती है कि उसका प्लान काम कर गया, क्योंकि उसे लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इंसानों के केस में। एक और वैम्पायर मोटेल रूम में आता है और पूछता है कि आखिर ये जगह पर क्या हो रहा है। उसे पीछे छोटा पोर्टल नजर नहीं आता। तभी एक और शॉट गूंजता है और पैरासाइट जमीन पर पड़े बॉडीज देखकर चौंक जाता है। प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी फील कर रहा है कि फटीग उसे पकड़ रही है, लेकिन वो रुक नहीं सकता और वैम्पायर्स उसी कमरे में दौड़ते हुए आते हैं। एक चिल्लाता है कि उन पर अटैक हो रहा है और सबको एरिया सर्च करने को कहता है। ये बड़े मॉस्किटो सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। विजर्ड सोचता है कि जब तक वो कंफ्यूज्ड है, उसकी स्पीड मायने नहीं रखती। कैलम की सांसें भारी चल रही हैं, लेकिन किसी को भी वहां से जिंदा नहीं जाने देना चाहता। वो एक और शॉट मारता है और कहता है कि चाहे उसकी सारी माना क्यों ना खत्म हो जाए, वो जारी रखेगा। एक और टारगेट सीधा हिट होता है। एक लड़का जमीन पर बैठा पैनिक में है और दूसरों को गिरा हुआ देखकर कांप जाता है। फिर वो पोर्टल को अपने सिर के पास देखकर गाली देता है। केचप हर तरफ छिटक जाता है। सेल के बाहर शरीफ सेकंड्स गिन रहा है और जेसिका बस उम्मीद कर रही है
है। अचानक दोनों को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। क्लारा चिंता में डोर खोलते हुए चेस का नाम पुकारती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि काम हो गया और क्लारा सेफ है। जेसिका लड़की से पूछती है कि वो ठीक है क्या, लेकिन क्लारा कंफ्यूज्ड है और पूछती है कि क्या हो रहा है। ओल्ड मैन कहता है कि रेस्क्यू सिर्फ 45 सेकंड में हो गया और समझने की कोशिश करता है ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो पूछता है कि वैम्पायर्स का क्या हुआ। कॉलम कहता है कि सभी का काम हो गया। वो सोचता है कि मोटेल आग में जल चुका होगा, इसलिए बोलता है कि वहां फायर फाइटर्स भेजने पड़ेंगे। शेरिफ पूछता है कि क्या वो मोटेल की बात कर रहा है और उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे यंग मैन से किसी तरह की मैजिक एनर्जी फील नहीं हो रही। वो कुछ पूछने ही वाला होता है कि प्रोटैगनिस्ट के नेकलेसेस की सर्कल ग्लोइंग पर्पल हो जाती है। विजर्ड ओल्ड मैन को वार्न करता है कि जल्दी एक्ट करना होगा, इससे पहले कि पूरा नेबरहुड आग पकड़ ले। कैलम ने वैम्पायर्स को खत्म करके बहुत कुछ हासिल किया है और वो सोचता है कि उसे घर जाकर सब संभालना होगा। तभी कोई उसे कार में बैठने से रोकते हुए उसका नाम लेता है। जेसिका प्रोटैगनिस्ट से बात करने का इंतजार कर रही होती है। वो पूछता है कि क्या लड़की को क्लारा के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहती है कि वो बस उसे थैंक करना चाहती थी। यंग मैन कहने ही वाला होता है कि कोई बात नहीं, पर उसे रोका जाता है। ब्लॉन्ड कैलम के गाल पर किस करती है, जिससे वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। विजर्ड शर्म से पूरा लाल हो जाता है। पोर गाय। जेसिका कहती है कि अब उसे वापस जाना चाहिए क्योंकि क्लारा को हेल्प चाहिए। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा शाय होकर हकला जाता है और कहता है कि सब ठीक है। अब सारे वुल्व्स इकट्ठा हैं और शेरिफ अल्फा चेस्टर को बताता है कि वैम्पायर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आदमी पूछता है कि उसने क्या किया। ओल्ड मैन कहता है कि उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया और ग्रुप में से कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। फिर अल्फा फोन पर आर्थर से बोलता है कि वो थोड़ा साफ बताए क्या हुआ। शेरिफ बताता है कि एक आदमी ने हेल्प ऑफर की थी और उन्हें क्वेश्चंस न पूछने को कहा था, और ये भी कहता है कि शायद उन्हें उसका रियल नाम तक नहीं पता। चेस्टर पूछता है कि वो शेप शिफ्टर था या विजर्ड, तो दूसरा कहता है कि उसने विजर्ड टैटू तो देखा था लेकिन किसी तरह की मैजिक नोटिस नहीं हुई। प्रेडेड अल्फा ये सुनकर चुप हो जाता है कि शायद वो आदमी फे था, पर वो उस कैटेगरी में भी फिट नहीं होता दिखा। वो लोग कमेंट करते हैं कि बाकी वैम्पायर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और उसी मोमेंट जलते हुए मोटेल के सामने एक फिगर खड़ा हो जाता है। तीखे दांतों वाला मैन बिल्कुल खुश नहीं लगता, और फोन पर वाला बंदा बोलता है कि अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है तो किया भी क्या जा सकता है। जेसिका और क्लारा को फिर से मिलते हुए देखकर शेरिफ अल्फा से कहता है कि वो उस मिस्टीरियस बंदे का एक फेवर उधर रख चुके हैं, और चेस्टर पूछता है कि ये कौन है जिससे वो इतना उधार में है। फिर वो आर्थर को बोलता है कि उस पर नजर रखे, जबकि प्रोटैगनिस्ट अपनी कार काम एक्सप्रेशन के साथ चला रहा है, और ऐड करता है कि विजर्ड्स पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कॉलम इतना हॉट शॉवर लेता है कि उससे स्टीम निकल रही है। उसे लगता है कि वो कम से कम आधे घंटे से शॉवर में है, पर फिर भी सोच रहा है कि उसे इतना गंदा सा क्यों फील हो रहा है। यंग मैन को याद आता है कि मोटेल में एक वैम्पायर कितना डरा हुआ था। फिर उसे समझ आता है कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि उसने उस दिन इतनी सारी जिंदगियां खत्म कर दी थी। हाँ, वो लाइव्स वैम्पायर्स की थी, पर फिर भी वो पूछता है कि ये इतना इजी क्यों था। मैन ने अभी मैजिक सीखना शुरू ही किया है और वो ऑलरेडी पूरे मॉन्स्टर्स के एक नेस्ट को खत्म कर चुका है। अगर विजर्ड कोई विलन टाइप का होता तो इस दुनिया में कोई नहीं होता जो उसे रोक सकता। अपने हाथों में पावर देखकर वो सोचता है कि शायद जीआर ऐसी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने में सही है, पर फिर वो खुद से डिसएग्री कर देता है, क्योंकि अगर सब कुछ गारी के हिसाब से होता तो क्लारा अभी भी वैम्पायर्स की हॉस्टेज होती। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए वो इमेजिन करता है कि जरूर कोई सोल्यूशन होगा। मोटेल की आग उसके केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट तो का कोई भी एविडेंस खत्म कर देगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि लैंगलीज ये बात फैलाएंगे नहीं कि वहां क्या हुआ। कैलम सोचता है कि उसे शेप शिफ्टर्स के साथ उस बेसमेंट में जाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो थोड़ा स्मार्ट होता तो वो सब कुछ अकेले कर सकता था, बस जेसिका के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, और शायद वो विन में कुछ ज्यादा टाइम रुक पाता। पर शायद अब आगे बढ़ने का टाइम है। अब पुलिस स्टेशन दिखता है जहां शेरिफ अभी अभी आया है और दरवाजे से अंदर जा रहा है। मूंछों वाला मैन पूछता है कि क्या वो लोग आ चुके हैं, और काउंटर पर बैठी वुमन रिप्लाई करती है कि वो लोग उसे नीचे वेट कर रहे हैं। आर्थर एक थकी हुई सांस छोड़ता है और उम्मीद करता है कि उन्होंने कोई वैम्पायर नहीं भेजा। फिर उसे महसूस होता है कि ये स्मेल शायद एक विजर्ड और एक फे की है। वो बूढ़ा मैन नीचे वाली फ्लोर पर पहुंचता है और अपनी टोपी उतारकर वहां खड़े 2 एजेंट्स को ग्रीट करता है। डार्क कपड़ों में एक वुमन जिसके बालों के टिप्स ब्लू हैं, एक लंबे ब्लॉन्ड मैन के साथ खड़ी है जो अल्फा लैंगली का नाम बोलता है। ब्लॉन्ड खुद को एजेंट रे डैनफोर्थ बताता है और समझाता है कि उसकी पार्टनर एजेंट फेलिसिया
ब्लैक है। शेरिफ दोनों का स्वागत करता है और कहता है कि उसे उम्मीद है जीआर टीम इस केस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। रे पूछता है कि मोटेल में क्लीनअप कैसा चल रहा है। आर्थर बताता है कि बाकी जीआर वाले लोग अभी भी वहीं थे जब वो आया, पर बॉडीज उनके लिए रेडी हैं। दोनों एजेंट्स एक चुप नोट शेयर करते हैं। मॉर्ग में ब्लॉन्ड एक बॉडी को एग्जामिन करने के लिए झुकता है और उसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। वो नोट करता है कि सारी वुंड्स एक जैसी दिखती हैं। शेरिफ कहता है कि मानना पड़ेगा कि ये शेप शिफ्टर का काम नहीं है और बोलता है कि उन्हें पता नहीं है कि ये मिस्ट्री कैसे सुलझाए। रे एक अजीब सी स्माइल देता है और कहता है कि वो पता लगा लेंगे। फिर वो एजेंट ब्लैक को कुछ करने के लिए बुलाता है। वुमन बॉडी के पास जाती है, उसके सिर पर हाथ रखती है और एक तरह की पावर रिलीज करती है जो नीली रोशनी में ग्लो करती है। अचानक उसकी आंखें भी उसी कलर में चमकने लगती हैं और उसका सिर झटके से ऊपर उठता है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है और बताती है कि ये वैम्पायर कुछ नहीं देख पाया क्योंकि अटैक के टाइम वो सो रहा था। ये सुनकर बूढ़ा मैन थोड़ा चिंतित हो जाता है कि ये एजेंट मरे हुए लोगों की मेमोरीज देख सकती है। फिलिशिया आगे बोलती है कि दूसरा वैम्पायर गन शॉट्स सुन पाया था, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही उसे घसीट कर ले जाया गया। रे कहता है कि कम से कम उनमें से एक ने जरूर कुछ देखा होगा, लेकिन उसकी पार्टनर कहती है कि उसे बस कंफ्यूजन दिख रहा है और किसी वैम्पायर को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। इससे उसे लगता है कि किलर बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा। आर्थर धीमे से कहता है कि यह बहुत डरावना है। एजेंट पूछता है कि उसने क्या कहा, पर बूढ़ा मैन बात टाल देता है और कहता है कि उसे बस ये डिस्ट्रक्शन बहुत बुरा लग रहा है। रे को भी लगता है कि वो सच नहीं बोल रहा, पर वो बस कहता है कि समझ गया। वो अल्फा लैंगली से कहता है कि उसे विन में कुछ समय रुकना होगा क्योंकि इतना डेंजरस इंसान बाहर घूम रहा है। आर्थर दोनों को रूम देने की ऑफर करता है, लेकिन ब्लॉन्ड कहता है कि वो टाउन के कुछ लोगों से इंटरोगेशन करना चाहेंगे। ये सुनकर बूढ़ा मैन थोड़ा नर्वस हो जाता है। ब्लॉन्ड कहता है कि चूंकि उसके पैक का इसमें कोई हाथ नहीं, इसलिए बस दो ऑप्शंस हैं। या तो ये काम किसी ऐसे ने किया जो बस विन से गुजर रहा था, और अगर ऐसा है तो शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसका किसी से एफिलिएशन नहीं और हो सकता है वैम्पायर्स से कुछ प्रोवोकेशन के चलते उसने ये वायलेंस किया हो। अल्फा कहता है कि टाउन में कोई ऐसा नहीं है जो पूरा वैम्पायर का नेस्ट खत्म कर दे, लेकिन ब्लॉन्ड कहता है कि वो अपनी आंखों से ये कंफर्म करना चाहेंगे। आर्थर नर्वस होकर कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ कैलम एक सूटकेस पकड़े खड़ा है और बोलता है कि यही सब वो वैम्पायर नेस्ट से ले पाया है। सूटकेस में वेपन्स, पैसे और कुछ कंप्यूटर ड्राइव्स हैं। वेपन्स तो सामान्य लगते हैं, पर एम्यूनिशन कुछ और ही कहानी है। बुलेट सिल्वराइट, माइट और कोराइट मिनरल से बनी है और फोरम्स बताते हैं कि ये शेप शिफ्टर्स, वैम्पायर्स और फे पर इस्तेमाल होती हैं। प्रोटैगनिस्ट को लगता है ये मटेरियल्स काफी काम आएंगे। वो सूटकेस में कुछ और देखता है और सोचता है कि ये क्या है, और उसे पता चलता है कि ये एक सिरेमिक प्लेट है जिस पर मैजिकल सिंबल्स बने हैं। यंग मैन इमेजिन करता है कि ये उस सॉर्सरेस की चीज होगी और उसे बाद में प्लेट पर रिसर्च करनी पड़ेगी। सूटकेस दोबारा खोलते हुए कैलम जानता है कि सबसे अच्छा हिस्सा उसने आखिर में बचा रखा था, 1,00,000 कैश और पता नहीं कितना गोल्ड। विजर्ड ने घर में इन्वेस्टमेंट कर दी थी जिससे ऑप्शंस लिमिटेड हो गए थे, इसलिए उसे ये पैसे इमरजेंसी के लिए रखने होंगे। वर्स्ट केस में यही अमाउंट उसके सर्वाइवल के लिए काफी होगा, भले ही उसे मैजिक वाले मटेरियल्स फिर से लेने होंगे। इक्विपमेंट शॉप से रैंडम चीजें उसकी इंटरमीडिएट टेक्निक्स के लिए काफी नहीं है, और उसे पता है कि सॉर्सरेस ने ये सेरेमिक प्लेट विन की किसी छोटी दुकान से नहीं खरीदी होगी। शायद उसे कस्टम आइटम्स मंगवाने पड़ेंगे। अचानक तेज ब्रेक लगने की आवाज सुनकर यंग मैन घबरा जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतनी जल्दी यहाँ आ गया। वो सोचता है कि कोई उसके सूटकेस की चीजें नहीं देख सकता। दरवाजे पर नॉक सुनते ही वो कैबिनेट बंद कर देता है। फिर उसे समझ आता है कि बस शेरिफ के दो ब्लॉन्ड रिश्तेदार हैं। वो पूछता है कि वो दोनों ठीक हैं। जेसिका हाथ में एक बैग पकड़े है और कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि वो घर पर होगा। कैलम थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और पूछता है कि क्या उसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वुमन कहती है नहीं, वो खुश है कि वो यहीं है। फिर वो बताती है कि जीआर एजेंट्स टाउन में इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। प्रोटैगनिस्ट को सुनकर सरप्राइज होता है कि जीआर विन में आ गया, भले ही उसने इमेजिन किया था कि ऐसा हो सकता है। देन क्लारा बोलती है कि उसने दूसरे को बोला था उसे यहाँ लाने के लिए, और वो होप करती है सब कुछ ओके हो। लड़की अचानक से विजार्ड को हक कर लेती है और उसके लिए थैंक करती है जो उसने उसके लिए किया। कैलम कहता है इट्स ऑल राइट, पर लड़की को रिमाइंड भी कराता है कि प्रैक्टिकली उसने कुछ किया ही नहीं और वो वहां था ही नहीं। जेसिका उन्हें अश्योर करती है कि वो समझते हैं, पर वो जो हुआ
उसे सिंपली भूल नहीं सकते। लड़कियों ने सोचा था कि वो थोड़ी देर तक कॉफी पर नहीं जाएगा, इसलिए वो लोग उसके लिए स्नैक्स ले आई उसी टाइम। प्रोटैगोनिस्ट के पेट से इतनी तेज गर्राहट निकलती है जैसे बिना मफलर वाली मोटरसाइकिल का एंडलेस आवाज लगता है। हमारा विजार्ड सच में लायन वाली हंगर महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद लड़का उनसे पूछता है कि इन जीआर एजेंट्स के बारे में थोड़ा और बताओ, और जेसिका बताती है कि उसके पापा की सुबह उनसे मुलाकात हुई थी। लगता है उनमें से एक डेड से बात करने की कैपेबिलिटी रखता है, पर उसे कोई रेलेवेंट इन्फो नहीं मिली। कैलम सोचता है उसे इस बारे में अलर्ट रहना पड़ेगा, पर थैंकफुली किसी भी वैम्पायर को समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। क्लारा बताती है कि वो लोग पूरा दिन मोटल सर्च कर चुके हैं, पर उसे नहीं लगता कुछ मिलेगा क्योंकि सब फायर में डिस्ट्रॉय हो चुका है। प्रोटैगोनिस्ट उन्हें थैंक्स बोलता है वार्निंग देने के लिए। फिर जेसिका बताती है कि अल्फा चेस्टर डर रहा है कि विजार्ड की हेल्प किसी ऐसे कॉस्ट के साथ ना आए जिसे वो हैंडल ना कर पाए। लड़का उस अल्फा का नाम सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है, जबकि वो खाना चबा रहा होता है। छोटी लड़की एक्सप्लेन करती है कि शेरिफ विनीनेट का अल्फा है, लेकिन वेस्ट वाले अल्फा से नीचे है, और उन्हें हेल्प करना मतलब उसे भी हेल्प मिलना। विजार्ड कहता है कि उसे अपने एक्शंस के लिए किसी रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं है। क्लारा को सरप्राइजिंगली लगता है कि ये आदमी सच में बदले में कुछ चार्ज नहीं करेगा। वो उन्हें अश्योर करता है कि उन्हें उसके प्रति कोई कर्ज नहीं, और वो प्रेफर करता है कि वो लोग इस टॉपिक पर टच भी ना करें। इतना सुनकर लड़की मुस्कुराती है और प्रॉमिस करती है कि वो लोग चुप रहेंगे। उधर मोटेल के रेकेज में एजेंट रे पूछता है किसी को कुछ इंटरेस्टिंग मिला। एक आदमी बोलता है उसे एक मैजिकल सिग्नेचर मिला, लेकिन उसे लगता नहीं कि वो काम आएगी। ब्लॉन्ड पूछती है क्या वैम्पायर किसी एयर मैस के साथ थे, और आदमी कहता है हाँ, और उसे और सिग्नेचर नहीं मिले। रे पूछता है कुछ और, वो आदमी बोलता है कि उसके पास लिस्ट है कि वैम्पायर के पास क्या था, पर लगता है सारे आइटम्स जगह से हटा दिए गए। उसे लगता है मिनियापोलिस का वैम्पायर काउंसिल इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो फिलिशा से कहता है कि उन स्टोलन आइटम्स पर नजर रखो। औरत बस बिना बोले सिर हिला देती है। एजेंट कमेंट करता है कि ये फायर कुछ सस्पिशियस लगती है। वो घुटनों के बल बैठकर बोलता है कि आमतौर पर पैक अब तक क्लीन अप कर चुका होता। रे वंडर करता है कि उन्होंने मंडेन लोगों को उनसे पहले वहां पहुंचने क्यों दिया। उसका पार्टनर रिमाइंड कराता है कि शिफ्टर्स कसम खा रहे हैं कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं। ब्लॉन्ड को लगता है सब कुछ छिपा रहे हैं और शेप शिफ्टर्स बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर उसे उनकी कहानी पर भरोसा नहीं। फेलिशा सजेस्ट करती है कि वो गॉसिप प्ले करे और उनकी बातें सुने, क्योंकि वो आदमी 1 किलोमीटर दूर तक कुछ भी सुन सकता है। रे हरी एनर्जी रिलीज करके अपना पावर एक्टिवेट करता है और कहता है कि वो बहुत कुछ सुन सकता है, पर केस से रेलेवेंट कुछ भी नहीं। असल में हुआ क्या, इस पर गॉसिप बहुत कम है। औरत मुंह से स्मोक निकालती है और बोलती है कि वो चाहे तो कुछ को बोलने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन ब्लॉन्ड अभी सब फ्रेंडली रखना चाहता है, वो नहीं चाहता। अल्वा लैंगली उसकी गर्दन पर अपने टीथ लगा दे फिलहाल, वो बस इंटरव्यूज जल्दी खत्म करना चाहता है। और उसकी पार्टनर पूछती है अगला कौन है। रे फोन देखकर जवाब देता है अगला 30 साल का आदमी चेस हॉल। कुछ देर बाद दोनों एजेंट्स की शैडो एक घर पर दिखती है, जैसे वो दरवाजा नॉक करते हैं। कैलम कैजुअली दरवाजा खोलकर पूछता है क्या कोई कुछ भूल गया, पर जीआरई के दोनों मेंबर्स उससे ग्रीट करते हैं और फेलिशा के पास गिल्स और स्केल्स होते हैं जैसे कोई एक्वाटिक क्रीचर। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है वो इन लोगों की कैसे हेल्प कर सकता है। तभी दोनों अपना इंट्रो देते हैं, रे डैनफोर्थ और फेलिशिया ब्लैक। एफबीआई से हमारा मेज अचानक टेंस हो जाता है क्योंकि वो उन दोनों से मैजिक फील कर रहा है, और ये मैजिक वैम्पायर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग लगती है। रे कहता है कि वो मोटेल वाली फायर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पूछते हैं क्या वो अंदर आकर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैलम कहता है कि ये सब लॉयर के साथ करना बेटर होता है। मछली जैसी औरत स्मोक छोड़कर बोलती है कि उसे लॉयर नहीं चाहिए। प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि ये सुनकर तो थ्रेट जैसा लग रहा है। दोनों एजेंट्स सस्पिशियस नजर से एक दूसरे को देखते हैं। ब्लॉन्ड नीचे झुककर पूछता है क्या शेरिफ ने उसे विनिनेट के वैम्पायर्स के बारे में कुछ बताया। लड़का विजिबली नर्वस दिखता है, लेकिन अश्योर करता है कि उसे आइडिया भी नहीं। वो क्या बोल रहे हैं। फेलिशा कहती है कि वो फायर के बारे में सब बता देगा। कैलम कसम खाकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, बस न्यूज से सुना है। रे हरी रोशनी में ग्लो करता है, पर अगले ही पल थके हुए अंदाज में कहता है कि वो लोग जा रहे हैं क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता। दोनों उसके पीछे मुड़ जाते हैं। लड़का सोचता है कि ये बहुत क्लोज कॉल था और लगता है औरत कोई मैजिक एक्टिवेट करने वाली थी। अचानक ब्लॉन्ड बोलता है कि उसे एक आखिरी बात कहनी है। वो कैलम को वार्न करता है कि शहर मत छोड़ना, अब वो ऑफिशियली इस केस में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बावजूद कुछ समय बाद मेज
सोचता है कि उसे तुरंत निकलना होगा। उसे नहीं पता कौन सी मैजिक वो अवॉइड कर पाया, पर इससे वो और सस्पिशियस लगने लगा है। बस थोड़े समय की बात है जब और जीआर एजेंट्स उसके पीछे आएंगे। वो आंखें बंद करता है और मेंटली जेसिका और क्लारा से माफी मांगता है। वो रहना चाहता था, पर सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी कार तेजी से रोड पर दौड़ती है और वो सोचता है कि जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा कि वो गायब है। जीआर उसके अरेस्ट का रिक्वेस्ट डालेगा, पर जब तक वो बैक रोड्स पकड़े रहेगा और अपनी स्पेशल अवेयरनेस एक्टिव रखेगा, वो फाइन रहेगा। तभी कैलम नोटिस करता है कि एक रेड पिकअप ट्रक उसके बगल में चल रही है, जिसके विंडो में फॉर सेल का साइन लगा है। प्रोटैगोनिस्ट को लगता है ये परफेक्ट मौका है और वो मैनूवर करने लगता है। वो कुछ नए ग्राउंड पर पहुंचता है। एक बॉल्ड आदमी उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि वो कैसे हेल्प कर सकता है। विजार्ड को लगता है ये वही है जो उसने इमेजिन किया था। ये बॉल्ड आदमी शायद शेप शिफ्टर है और इसकी मैजिकल सिग्नेचर लैंगली फैमिली जैसी है। कॉलम कहता है कि उसे एक नई आइडेंटिटी चाहिए और उसने सुना है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। शेप शिफ्टर को थोड़ा सस्पिशियस लगता है और पूछता है क्या वो आदमी उसे जानता है, पर प्रोटेगोनिस्ट बस एक गोल्ड बार काउंटर पर रख देता है और कहता है कि उसे पिकअप ट्रक भी खरीदनी है। सॉलिड गोल्ड का बड़ा टुकड़ा देखकर आदमी कहता है वो देखता है क्या कर सकता है। 10 मिनट बाद वो एक डॉक्यूमेंट और पिकअप ट्रक भी खरीद लेता है कि की लेकर आता है। वो कहता है कि ये मंडेन और सुपरनैचुरल दोनों मैटर्स के लिए इनफ रहेगा। हमारा विजर्ड अपनी नई आइडेंटिटी को देखता है। नाम है डेनवर ब्राउन। टीचर होने की वजह से लड़का सोचता है उसे कुछ फेक ग्लासेस ले लेने चाहिए। फिर बॉल्ड आदमी पूछता है क्या वो कुछ और कर सकता है। कैलम कहता है कि वो अपने अप्रेंटिस के लिए मैजिक बुक्स ढूंढ रहा है। शेप शिफ्टर कहता है कि पियर्सन में कोशिश कर सकता है, पर शायद वहां ज्यादा नहीं मिलेगा।